बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूं अबू ज़र मुअज़्ज़म। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन खैरियत से गुजरेगा और मौसम जो है खूब आप एंजॉय कर रहे होंगे। सीमर हाशमी आज हमें ज्वाइन नहीं कर सकी, इंशाल्लाह ताला जल्द वो ज्वाइन करेंगी कल। इसके अलावा अगर बात करें हम जो कि अभी रिसेंट आपने देखा होगा मैच के हवाले से अपडेट्स आ चुकी हैं, तो पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ ही हार चुका है और इसके साथ साथ ये भी बता दें आपको कि बड़ी ही बदतरीन परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने खासकर दूसरे टेस्ट में दिखाई है। पहले टेस्ट में तो एक्सपेक्टेड था कि चलें अच्छी परफॉर्मेंस थी, ड्रॉ की तरफ हम जा रहे थे, लेकिन जो इस दफ़ा हुआ है, जो अभी हम देख रहे थे, एक दिन मतलब अभी पूरा बाकी था, लेकिन हमारे बैट्समैन वही स्टाइल, वही तरीक़ाकार कि बस पेविलियन वापस जाने की जैसे जल्दी हो। और टीम जी हार चुकी है, 186 रन पर पूरी टीम आउट हो चुकी, 176 रन और एक इनिंग्स की शिकस्त हुई। तो ये तो है क्रिकेट की अपडेट, इस पर तफसीलन भी आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। अभी आप सिर्फ मौसम एंजॉय करेंगे क्योंकि मौसम बड़ा शानदार है और कल पूरे पंजाब में बारिशें हो रही थी, लाहौर में ख़ासकर बड़ा ज़बरदस्त मौसम रहा, रिमझिम और कहीं पर तेज़ बारिश भी हुई है। साथ साथ कहीं पर पानी भी खड़ा होने की शिकायत आई, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें सूरत हाल तो बड़ी अच्छी रही है। बारिश से लोगों ने एंजॉय किया, सर्दी का मौसम था, साथ में अब ये भी एक्सपेक्टेड है कि आइंदा आने वाले दिनों में सर्दी में मज़ीद इजाफा भी हो जाएगा। बालाई इलाकों की अगर बात करें तो वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, बर्फ़बारी भी हो रही है और जो सयाह हैं वो भी वहाँ पर जाकर एंजॉय कर रहे हैं। तो छुट्टियाँ भी जो है चूँकि अब ख़त्म होने वाली हैं, बच्चे भी स्कूल और बड़े भी अपनी इंस्टीट्यूट्स में जल्द पहुँच जाएंगे। तो देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो सर्दी है वो किस कदर शिद्दत इख्तियार करती है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और बहुत कुछ हुआ है, उस पर भी हम नज़र डालेंगे, लेकिन अभी टॉप स्टोरीज देखते हैं। बिलावल भुट्टो ने एमक्यूएम पर तंज के तीर चला दिए। कहते हैं एमक्यूएम मेरी समझ से बाहर है, पता नहीं किस मजबूरी के तहत हुकूमत के साथ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए फैसल सब्ज़वारी का कहना था कि 13 साल में पीपल्स पार्टी कई हज़ार अरब रुपए के तरक्याती फंड्स खाकर कराची को 13 बसें ही नहीं दे सकी। कोयटा में खून जमा देने वाली सर्दी, हज़ारा बरादरी का धरना चौथे रोज में दाखिल। मुजाहिरीन धरने में वज़ीर आज़म की आमद के मुंतज़िर, मुतालिबात की मंजूरी तक उठने से इनकार। पाकिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद में इजाफा, लाहौर पोलियो का गढ़ बन गया। साल 2020 में वाइल्ड पोलियो वायरस के 83 जबकि वैक्सीन से माखूज 121 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना की दूसरी लहर, 24 घंटे में 52 अफराद जान की बाजी हार गए। एक दिन में मजीद 2118 नए केसेस रिपोर्ट। केपी में कोरोना के 22 एक और डॉक्टर सफदर अली शाह इंतकाल कर गए। कोरोना वायरस की नई किस्म बेकाबू, बरतानिया और स्कॉटलैंड में लॉकडाउन लग गया। बोरिस जॉनसन ने आने वाले चंद हफ्ते सख्त तरीन करार दे दिए। कम अरसा नुमाया कामयाबियां, मैं भी शायद छोटी और बड़ी स्क्रीन पर नाम कमाने में कामयाब हुई। अदाकारा आज अपनी 38वीं सालगिरह मना रही हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम नजर डालेंगे कल होने वाली पॉलिटिकल एक्टिविटीज में किस पॉलिटिकल लीडर ने क्या कहा। तो बहुत से पॉलिटिकल एक्टिविटीज में सबसे पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐसा कहना है कि कठपुतली हुकूमत है, इनकी हुकूमत जा रही है। तो उन्होंने मशवरा दिया है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के वोटों की वजह से उनकी हुकूमत अभी भी कायम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नेबरहुड मूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत फिशरमैन चुरंगी से इब्राहिम हैदरी रोड की इफ्तिताही तकरीब से जब खिताब किया कल, तो उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत का मोतरफ हूँ, एक इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आता है और दूसरा ज़ेर ज़मीन है जो सेवरेज और नालों के मनसूबे हैं। हमने कराची को आहिस्ता आहिस्ता तामीर करना है। माहीगीरों के इस मनसूबे पर खुश हूँ, ये शुरुआत है, दुनिया का मुकाबला करने के लिए काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें हर मोहल्ले में जाना होगा और ऐसे मनसूबे बनाने होंगे। गाँव देहात में जाएंगे, हमने ना सिर्फ मलीर के लिए बल्कि दीगर जगहों पर भी जाना है। कुरंगी के लिए जो हमने काम किया वो सबके सामने है। और उन्होंने ये भी कहा कि आपको मालूम है कि एमक्यूएम और पीटीआई के नुमाइंदे भी हैं, सिलेक्टेड लोग भी हैं, उन्होंने क्या क्या किया। एमक्यूएम पाकिस्तान भी इस हुकूमत का हिस्सा है, उनसे पूछें उन्होंने कुरंगी के लिए क्या किया। तो ये कल उन्होंने पहला जो सवाल उठाया एमक्यूएम की परफॉर्मेंस के मुतालिक। और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा है कि हुकूमत इनके वोटों की वजह से अभी भी कायम है। और उन्होंने ये भी कहा कि समझ नहीं आ रही कि ये उनके साथ अभी तक क्यों है। और अगर आपको याद हो कि बिलावल भुट्टो बारहा एमक्यूएम को ये ऑफ़र भी करवा चुके हैं कि पीटीआई की हुकूमत को गिरा दो, इनका साथ छोड़ दो, हम आपका साथ देंगे, हमारे इत्तेहादी आप बन जाओ, लेकिन अभी तक
MQM ऐसा नहीं कर सकी है। तारीखी बेरोजगारी गुर्बत का शिकार कराची है। मरदमशुमारी के मसले पर भी कराची के साथ इंसाफ चाहते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा शोर करने वाले भी कराची पर तवज्जो देंगे। लेकिन इसके जवाब में सिर्फ MQM ने ही जवाब नहीं दिया बल्कि वफाकी हुकूमत ने भी जवाब दिया और MQM ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए क्या किया है। 13 सालों में जो इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है वो सबके सामने है। MQM पाकिस्तान के वोटों की वजह से आई है और उन्हीं की वजह से कायम है। और ये भी उन्होंने कह दिया कि ना ही 13 बसें दे सके हैं, ना ही सीवरेज का निज़ाम दे सके हैं। और फिर फैसल सब्जवारी ने यह भी कहा कि निकासी आपके मनसूबे भी नहीं दिए, पानी नहीं ला सकी है और हमें कह रहे हैं कि आप MQM जो है वो PTA का साथ छोड़ दे। तो उन्होंने कहा कि पहले हमारे सवालों के जवाब दें, फिर हम आपके सवालों के जवाब देंगे। अब ये तमाम मामला है। वहीं पर मुराद अली शाह साहब भी खासी एक्टिव नजर आए हैं। उन्होंने भी कहा है कि वफाक के नुमाइंदे सिंध के दुश्मन हैं। ये लोग सिंध हुकूमत की बुराई करने के लिए मीटिंग बुलाते हैं। सिंध हुकूमत की बुराई कैसे करें, हर वक्त यही सोचते रहते हैं और सुबह से शुरू होते हैं हुकूमत पर तनकीद करना और गलत इंफॉर्मेशन पर सिर्फ तनकीद की जाती है। ये तमाम मामला है। लेकिन सबसे बड़ी जो बहस है वो इस वक्त यही चल रही है पाकिस्तान में कि MQM क्या जो इत्तेहादी है वो इत्तेहाद कायम रख पाएगी या फिर जो पॉलिटिकल प्रेशर है या जो इस वक्त सिचुएशन है उसकी वजह से फिर पीपल्स पार्टी की जो ऑफर है या मशवरा कह लें, क्या ये इस वक्त वो मानने को तैयार है। लेकिन जो MQM का जवाब है उससे तो ऐसा फिलहाल नहीं लगता। इस तमाम सिचुएशन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और सेनेटर हैं सेनेटर सहर कामरान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर सहर कामरान साहिबा। वालेकुम सलाम। थैंक यू जी, आपने वक्त दिया। जो कल हमने देखी पॉलिटिकल एक्टिविटी उसमें पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बार फिर ये कहा गया है कि MQM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ दे। आपको क्यों लगता है कि बिलावल भुट्टो बारहा ऐसे पहले भी कह चुके हैं लेकिन MQM अभी इसके लिए तैयार नहीं कि वो पीपल्स पार्टी का मशवरा मांग ले? देखिए, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल बात की वो बहुत अहम है। ये बात कहीं ढकी छुपी नहीं है कि 1985 से 2020 तक MQM तमाम लोकल बॉडीज के ऊपर उसका असर रसूख रहा, वो तसल्लुत उसका रहा। सवाल ये कहें कि 2001 में जब नेमतुल्लाह खान जमात इस्लामी के मुंतखब हुए नाज़िम, इसके अलावा MQM जो है लोकल बॉडीज के ऊपर मुकम्मल तौर पर उसका होल्ड था। स्पेशली जब परवेज मुशर्रफ के वक्त की बात करें तो ये स्याह और सफेद के मालिक थे। लेकिन कराची के साथ MQM ने क्या कहा किया और क्या किया, इस बात की वजाहत अगर पीपल्स पार्टी कुछ ना भी कहे तो MQM के मुख्तलिफ धड़े वो खुद एक्सपोज करते हैं एक दूसरे को। तो ये बहुत अहम बात है। जब इसके साथ साथ जब MQM कराची की बात करती है, शहरी आबादियों की बात करती है, सिंध की बात करती है और कराची के अवाम की महरूमियों की बात करती है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल बहुत अहम सवाल दिया है कि वफाकी हुकूमत के साथ हमें भी पता है कि क्यों इनका इत्तेहाद है। देखिए, बात यह है कि अगर MQM की सीट कराची में कम हुई है तो उसमें जो है PTI की सिलेक्शन है, पहले MQM की सिलेक्शन होती थी और इस सिलेक्शन का जो नुकसान है वो कराची के अवाम को है। जब NSC अवार्ड नहीं मिलता, उसमें ड्यू शेयर नहीं मिलता, जब मुतनाज़ा मरदमशुमारी को ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कराची के सिंध के अवाम के हकूक मारे जाते हैं। आपको लगता है सहर साहबा कि MQM ने वो उस तरह से हुकूक की पासदारी नहीं की है, हुकूक की इंश्योरिटी नहीं की है जो कि उनका फ़र्ज़ था। लेकिन उन्होंने जब कल कहा है जवाब देते हुए फैसल सब्जवारी साहब ने, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर चुकी है कराची के लिए या सिंध के लिए, ये भी पहले वो बता दें। 13 साल में उन्होंने कहा कि हज़ारों अरब रुपए के तरक्याती फंड्स थे, वो कहीं नज़र नहीं आए, 13 बसें नहीं चला सके आप लोग, तो आपने क्या पाकिस्तान या सिंध के लिए करना है? देखिए, मैंने बताया ना कि जो मामला लोकल बॉडीज के पास थे वो खुद MQM के पास थे। MQM ने उन फंड्स का क्या किया, MQM ने क्यों लोकल बॉडीज को नाकाम किया, क्यों बल्दियाती इदारे जो है वो गैर फाल रहे, ये तो MQM को जवाब देना है ना। लेकिन सिंध हुकूमत की भी कोई जिम्मेदारी है ना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड डेवलपमेंट है, पानी का सिस्टम है, सीवरेज का सिस्टम है, सिंध गवर्नमेंट का भी तो इसमें रोल खासा ज्यादा है। बिल्कुल, मैं अब यही जवाब दे रही हूँ कि सिंध हुकूमत के देखें कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके फंड्स आने हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से। जब वफाकी हुकूमत K4 का प्रोजेक्ट डिले करती है, जब वफाकी हुकूमत कराची सर्कुलर रेलवे को निकाल देती है CPAC से, जब वफाकी हुकूमत जो है वो ऐलान करती है कभी 100 जो है वो 23 बिलियन का, तो कभी जो है वो 1100 बिलियन का, और आता कुछ नहीं है, तो कॉम्प्रोमाइज होती है सिंध हुकूमत की कारकर्दगी। जब NSC अवार्ड में मुकम्मल शेयर नहीं मिलता, जब तरक्याती फंड नहीं मिलते, तो देखिए बात यह है कि अगर कल भी क्या थी तकलीफ डेवलपमेंट की थी ना,
अगर आप ये इससे पहले कल मेघालय चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़ी डिटेल में बताया कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है कराची के अंदर, और आप ये देखें जो नए रोड बने हैं, जो नए जो है वो तरक्याती मंसूबे हैं, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो इम्प्रूवमेंट आई है उन सबको इग्नोर करना और एक आपने सिर्फ एक बयानबाजी बना ली है, क्योंकि इमरान खान अहमद नियाजी की हुकूमत सिर्फ तर्जुमानों के ऊपर कायम है और वो इत्तेहादियों को भी मजबूर करते हैं कि आपने इस इत्तेहाद से बेनिफिट्स लेने हैं तो आपको जो है वो यही बयानिया अपनाना होगा। तो वो जो है वो जो बयानिया कल चीफ मिनिस्टर ने भी कहा कि जी वफाकी हुकूमत के इजलास होते हैं वो ये होते हैं कि कैसे आपने टारगेट करने हैं। मुझे बताए ना कि वो वजीर आजम साहब ने यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया था अपने घर में बैठ के, वो कहाँ गई थी, कोई जमीन भी है या नहीं? बिल्कुल तो ठीक है, तनकीद अपनी जगह, हुकूमत भी तनकीद करती है, पीपल्स पार्टी भी पीपल्स पार्टी हुकूमत पर या अपोजिशन हुकूमत पर करती है, ये तो मामला सैर साहब हम देख रहे हैं। लेकिन अब अगर एमक्यूएम की अगर बात करें खुसूसन, जो कि हमने देखा है कल एक बार फिर ये बहस छिड़ गई, बिलावल भुट्टो साहब ने पहले भी कहा कि जी एमक्यूएम हुकूमत को गिरा दे या हुकूमत का साथ छोड़ दे तो हम इनका साथ देंगे। आपके और एमक्यूएम के भी जो डिफरेंसेस हैं, आप अगर एमक्यूएम हुकूमत छोड़ देती है तो आप एमक्यूएम के साथ इत्तेहादी हो जाएंगे, मतलब इसके लिए भी आप तैयार हैं, कीपिंग इन माइंड जो आपने कहा है कि एमक्यूएम की क्या परफॉर्मेंस थी या एमक्यूएम किस तरह से आती रही है पॉलिटिक्स में? देखिए बात ये एमक्यूएम के इत्तेहादी होने की वजह से जो सूबा सिंध को नुकसान पहुंच रहा है उसको इंडिकेट किया। अब सिंध के जजायर के ऊपर जो है वो कब्जा करती है वफाकी हुकूमत, ऑर्डिनेंस के जरिए एमक्यूएम इत्तेहादी है तो खामोश रहती है। कराची को सिंध को एनएससी अवार्ड का ड्यू शेयर नहीं मिलता तो ये एमक्यूएम जो है खामोश रहती है। जब आपको नौकरियों में शेयर नहीं मिलता, आपको आपके जो है जायज हक नहीं मिलते एनएससी के, तब भी वो खामोश रहती है। तो बिल्कुल सही बात की है कि भाई अगर आप जो है कराची के अवाम के हकूक की बात करते हो, अगर आप सिंध के अंदर रहते हो, आप फिर सूबा सिंध के अवाम के हकूक जहाँ पे जो है सल्ब हो रहे हैं उसके साथ आप क्यों हैं? सही है सहर साहबा, जिस तरह से आपने इंडिकेट किया है उसी तरह एमक्यूएम ने भी काफ़ी ज़्यादा अपने तफज़ुलात का इजहार भी किया वफाकी हुकूमत से, बल्कि मनाते भी रहे वज़ीर आज़म, ऐसा लगा मीटिंग्स में उन्होंने कहा कि आपको वजारत के मामले पर जो भी ये हमने देखा है पास में। लेकिन आज अगर एमक्यूएम साथ छोड़ देती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और हुकूमत छोड़ देती है तो क्या पीडीएम उनको ऑफर करेगी कि वो भी उन्हीं के साथ स्टेज पे खड़े हो जाएं, तमाम डिफरेंसेस दूर हो जाएंगे आपके? देखिए पहली बात ये है कि अगर वो साथ छोड़ती है तो ये हुकूमत तो वैसे ही खड़ी रहेगी ना। देखिए ये तो टोट पटोट की हुकूमत है, यानी आप ये देखें इनके इत्तेहादी तो रोज नाराज होते हैं। ये तो एक ऐसा है वो कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, ये तो एक ऐसा कुंभा है। अगर ये देखिए इस हुकूमत की परफॉर्मेंस ऐसी है कि ना सिर्फ सिंध और कराची, पाकिस्तान के अवाम सफर कर रहे हैं। जो बलोचिस्तान में मश्क में हुआ, जो कराची में हादसा हुआ, आपको कहीं वजीर आजम नजर आए? नहीं, उनको तो किसी ज्योतिषी ने मना कर दिया है कि कहीं हादसा हो जाए, कोई अलमिया हो जाए, आपने नहीं जाना पाकिस्तान के अवाम के पास। तो देखिए इसी तरीके से जो सुबह सिंध की जो बात नहीं है, तो ये जो एक गैर फिक्री एक जो है एक ऐसा कॉम्प्रोमाइज है जो कि जाती मफादात का है, उससे पूरे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। और हम सूबा सिंध की इसलिए बात कर रहे हैं कि सूबा सिंध की बात करती है, शहरी आबादियों की बात करती है एमक्यूएम, तो उनसे पूछ रहे हैं कि जी आपने ये जो एक ऐसा इत्तेहाद बनाया, वरना आप ये देखें कि अगर ये संजीदगी से हुकूमत के ऊपर जोर डालते अवाम के लिए, शहरी आबादियों के, तो क्या हुकूमत जो है वो इस तरह से जायज हक मार सकती थी? क्या जो है सिंध के बिल्कुल ठीक है, ये तमाम मामलात हैं और ये देखने होंगे अपोजिशन को भी मिल बैठ कर, जिस तरह से पीडीएम की तहरीक है और पीडीएम की तहरीक आगे भी जा रही है, इसीलिए जा रही है क्योंकि अवाम के मसाइल हैं जो कि आपको लगता है कि वो इसी तरीक़ेकार से हल हो सकते हैं। और इसमें एक कड़ी है जो कि आपने 19 जनवरी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने धरना पीडीएम देने जा रही है और इसकी परमिशन बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी काबीना को और अपनी गवर्नमेंट को दे दी कि ठीक है जी आप किसी किस्म का भी एहतजाज है उसको ना रोकें, इलेक्शन कमीशन के सामने धरना होता है या एहतजाज होता है तो आप होने दें। इसका मकसद क्या है जो धरना देने जा रहे हैं पीटीएम या एहतजाज करने जा रहे हैं? देखिए बात यह है इलेक्शन कमीशन को अपना जो है गैर मुतनाज़ा रोल अपनाना होगा। ये जो जिस तरह से अब आप बताएं कि फॉरेन फंडिंग केस है 6 साल से पड़ा हुआ है, यानी मैं कहती हूँ इसका फैसला हो जाए आज करप्शन की पता लग जाएगा कि जड़ कहाँ है। ये जो हुकूमत जो है ये जो नातजुर्बेकारी की आड़ के अंदर जो ये कहती है कि जी इनकी टीम अच्छी नहीं है, इनको माफिया मिले हुए हैं, ये उसकी आड़ के अंदर जो करप्शन कर रही है वो बेनकाब हो जाएगा। क्यों 6 साल से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं हो रहा? क्यों जो है इलेक्शन प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज होता है? ये बहुत अहम सवालात हैं। इलेक्शन कमीशन को एहतजाज होगा या धरना होगा 19 को, इस बारे में कुछ डिसाइड हुआ है? क्योंकि अब तो इजाजत तो मेरी मशीनरी नहीं रोकेगी आपको। देखिए बात यह है इजाजत देने के अलावा मैं कहती हूँ कि ये भी एक उनका
तरीकेकार है बताने के लिए कि जी हमारा इसमें कोई जो है वो अमल दखल नहीं है, ये रुक नहीं सकता था। ठीक है, पीडीएम के किसी जलसे को इजाजत इन्होंने दी या नहीं दी? आपने मुल्तान में नहीं देखा? क्या ये बिल्कुल मशीनरी रोक नहीं रही है, होने दे रहे हैं। अब आप एहतजाज करेंगे एक दिन का या धरना होगा 2-3 दिन, या इसको एक्सटेंड किया जा रहा है? देखिए ये तो अभी इस वक्त अमली जो है सामने आ जाए कि एहतजाज है इस वक्त तो 19 तारीख को, ठीक है, और फिर पीडीएम की एक दिन का एहतजाज है। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने भरपूर एहतजाज होगा और फॉरेन फंडिंग केस का ये मामला है। बहुत शुक्रिया सहर कामरान साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी और हमने गुफ्तगू की। ओवरऑल एमक्यूएम को दावत दी है जी पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर के छोड़ दे हुकूमत और हमारे साथ दे और हुकूमत को गिराने में साथ दिया जाए, क्योंकि एमक्यूएम जो है उसकी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट से अपोजिशन को तहफ़्फ़ुज़ात है, तो सब मिल बैठ कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ जो है वो एक कैंपेन का हिस्सा बने। एक दफ़ा फिर बिलावल भुट्टो ने ऐसा कहा है। होता क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। हमें एक ब्रेक लेनी है, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की जो कि बलूचिस्तान के इलाके मच में पेश आया और उसके हवाले से मगरबी बाईपास पर हज़ारा बरादरी का मैयतों के हमरा धरना और एहतजाज अभी चौथे रोज़ भी जारी है। इंतहाई अफसोसनाक ये सूरत हाल है। दहशत गर्दी का शिकार हुए मासूम लोग कारकुन थे जो कि वहाँ पर काम करने गए, लेकिन दहशत गर्दों ने उनकी जानें ले लीं। अब उनके जो ख़ानदान और अहले इलाका हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और अभी तक मैयतें जो हैं उनकी तदफीन नहीं हुई है। और इस मौके पर हज़ारा बरादरी की ख़वातीन ने इमरान खान कोयटा आओ के नारे भी लगाए हैं और प्ले कार्ड्स भी हाथों में उठाए रखे थे उन्होंने और भरपूर एहतजाज भी किया और ये भी कहा कि कलअदम तंजीमें जो हैं लश्कर जंगवी और दाइश से हमारा तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। और फिर धरने में शरीक एक बच्ची के हाथों में मौजूद प्ले कार्ड्स पर यह भी लिखा था कि जानवरों के भी हुकूक होते हैं, हज़ारा बरादरी के हुकूक भी उनको मिलने चाहिए, वो हुकूक कहाँ पर हैं। इंतहाई अफसोसनाक परेशान कुन दुखी ये लम्हात हैं। हज़ारा बरादरी के साथ पूरी कौम है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कि तदफीन नहीं हुई है और मुज़ाकरात मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी गए थे कोयटा, उन्होंने भी शुरका से मुज़ाकरात किए थे लेकिन वो नाकाम हुए थे। और अब गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी, जुल्फ़ी बुखारी और कासिम सूरी जो हैं वो भी गए, उन्होंने भी वहाँ पर जाकर मुज़ाकरात किए और ये मनाने की कोशिश की कि आप तदफीन कर दें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी आएंगे और इंशाअल्लाह जो मुजरिम हैं उनको कैफ़रे किरदार तक उनको सज़ाएँ ज़रूर मिलेंगी, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई अपडेट नहीं हो सकी है और ये कहा जा रहा है कि जब तक इमरान खान साहब नहीं आएंगे तब तक तदफीन नहीं होगी। इमरान खान साहब ने कल ये इजलास में कहा कि मैं जल्द जाऊँगा और बात भी करूँगा उनसे और उनके ज़ख्मों पर मरहम भी रखूँगा, लेकिन अब तक शेड्यूल जो है वो वाज़ेह नहीं हो सका। सूरत हाल इस वक्त क्या है हम जानेंगे। हमारे साथ नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं कोयटा से रिजवान सईद। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान। जी वालेकुम। रिजवान, इंतहाई अफसोसनाक ये सूरत हाल, ऑब्वियसली मच में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, चौथा रोज़ है इस वक्त, मुज़ाकरात मुसलसल नाकाम हो रहे हैं, तदफीन नहीं हो सकी है जो शोहदा थे। इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या कहना है वो जो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं शुरका का? देखिए जी, मजमूई तौर पर 4 दौर हो चुके हैं मुज़ाकरात के। 2 सूबाई हुकूमत की जानिब से कोशिशें की गई हैं, जबकि 2 दफ़ा जो है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से कोशिशें की गई कि जो शुरका उनको मनाया जा सके ताकि वो मैयतों की तदफीन कर लें, मगर चारों ये मुज़ाकराती दौर जो है वो अपने जो है वो कामयाबी हासिल नहीं कर सके। गुज़श्ता रोज़ भी जुल्फ़ी बुखारी और अली ज़ैदी यहाँ पर आए थे और उनकी मतलब हर मुमकिन यही कोशिश थी कि किसी तरीके से वो इस बात पर धरने की शुरका को आमादा कर सके कि तदफीन का अमल मुकम्मल कर लिया जाए, मगर हम ही ने यहाँ पर देखा कि जो धरने की शुरका उनकी जानिब से सिर्फ बारहा यही मुतालबा रखा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आए और उनके मुतालबात को सुने और उन्हें ये यकीन दहानी कराए कि न सिर्फ मुलविस अनासर गिरफ्तार होंगे बल्कि उन्हें वाकई सजा मिलेगी। इसी मुतालबे को लेकर जो है वो लेकिन मुतालबात तो हो रहे हैं, मुज़ाकरात आपने कहा कि 4 दौर हो चुके हैं, मुज़ाकरात के नाकाम हैं, लेकिन तदफीन जो कि रुकी हुई है इस पर कोई जो बड़े हैं शुरका में कोई बुजुर्ग हैं उनके वो नहीं चाह रहे कि तदफीन हो जाए और ये मामला जो है ऑब्वियसली इसको सॉर्ट आउट होना चाहिए, वो इसके बाद हो जाए। जी, हमने जो 2 दिन तकरीबन चौथा रोज़ है हम इसको कवर कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि इस मामले पर, तदफीन के मामले पर पूरे जो धरने की शुरका है वो एक ही नुक्ते पर खड़े हैं और सबका मौक़िफ़ वाज़ेह है। जो शोहदा के लवाहिकीन है, जो
इनके हज़ारा कबीले के मोतबरीन है कि जब तक वज़ीर आज़म नहीं आते उस वक्त तक जो है वो तदफीन नहीं करेंगे। सही, लेकिन अभी जो सूरत हाल में नज़र आ रही है, जो कल इजलास भी हुआ रिजवान वफाकी हुकूमत का, उसमें वज़ीर आज़म ने कहा है कि जल्द जाएंगे, शेड्यूल अभी तैयार हो रहा है, उसमें शायद 1 या 2 या 3 रोज़ भी लग सकते हैं क्योंकि वज़ीर आज़म का शेड्यूल है वो तो उसको उसके साथ ही लेके चलना होता है, उसमें एडिशन जो है वो भी वक्त का तकाजा है कि 1 से 2 रोज़ तो लग जाते हैं। तो क्या अभी भी ऐसे ही लग रहा है कि आपको कि वज़ीर आज़म की यकीन दहानी के बावजूद ये तदफीन नहीं होगी? देखिए जी, कल का जो मुज़ाकराती दौर जो नाकाम हुआ उसके बाद तो कभी बयान यही है कि जब तक वज़ीर आज़म नहीं आते ये तदफीन मुमकिन नहीं है। इससे पहले शेख रशीद साहब की आमद भी थी और उनकी तरफ से भी यही कोशिश की गई। 4 दौर मैंने आपको बताया कि 4 दौर नाकामी तो 4 हो चुके हैं मुज़ाकराती। तो अब सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि जब तक वज़ीर आज़म नहीं आते, जब तक वज़ीर आज़म नहीं आते तदफीन नहीं होगी। और इंतहाई परेशान कौन ये मनाजिर हैं, दुखी मनाजिर हैं, क्योंकि हज़ारा बरादरी इस वक्त मुतासिर हो रही है। बहुत शुक्रिया रिजवान, आप हमारे साथ मौजूद थे और हम भी ये दुआ करते हैं कि जल्द ये मामला सॉर्ट आउट हो। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने शेड्यूल में जो भी तरतीब देनी है उसके मुताबिक ही जाकर इनके ज़ख्मों पर मरहम रखें, लवाहिकीन से मिलें और जो मुजरमान हैं उनको भी कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए जल्द से जल्द। ये पूरे पाकिस्तान की इस वक्त दुआ है और ख्वाहिश भी है। इसके साथ साथ नाज़रीन, एक और मामला जो कि हमने कल देखा, बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब एतमाद टूटता है आपका, हमने ऐसे वाक़यात बहुत से देखेंगे, पुलिस एहलकारों की वर्दियों में डाकू जो हैं वो वारदातें करते हैं। लेकिन अब एक मामला संगीन हुआ जब डिलीवरी बॉयज़, जो कि फूड डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, वो घरों पर जाकर फूड डिलीवर करते हैं, उनके भेस में एक डकैत पकड़ा गया है। कराची में ऑनलाइन फूड सप्लाई के नाम पर लूट मार करने वाला मुलजिम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के मुताबिक फिरोजाबाद थाने की हदूद में ये शख्स अब्दुल रऊफ घरों पर दरवाजे बजाकर फूड सप्लाई के बहाने मकीनों को लूट लिया करता था और मुलजिम को एक घर के करीब से गिरफ्तार करके ऑनलाइन कंपनी का यूनिफॉर्म, बैग और एक पिस्टल भी बरामद किया गया है और उसने 21 वारदातों का भी अब तक एतराफ़ कर लिया है। इंतहाई परेशान कुन सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बड़ा सवाल कि अब ये फूड डिलीवरी बॉयज़ जो हैं, जो कि नजराते फिरते हैं बाइक्स में, आपने अक्सर देखा होगा शहरों पर इस वक्त ये रूटीन बन चुकी है क्योंकि जब से ये ऑनलाइन सर्विस हुई है तब से ये एक रूटीन है। तो इसका फिर हल क्या होगा और ये क्या मामला है, इस पर हम बात करेंगे। दानियल सैयद हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दानियल। सलाम अफजल, कैसे हैं आप? ठीक, आप उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। दानियल, ये मामला क्या हो गया, मतलब अब डिलीवरी बॉयज पर भी नजर रखनी होगी पुलिस को, किस तरह से ये इंकशाफ हुआ है? जी लेकिन बिल्कुल अफजल, ये डिलीवरी बॉय है और ऑनलाइन ये फूड की डिलीवरी करते थे। शिकायत मौसूल हुई थी जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस हुकाम का कहना है कि ये जो मुलजिम है अब्दुल रऊफ, ये कई अरसे से वारदातें कर रहा था और ये पहली मर्तबा गिरफ्तार हुआ है। इसके पास से जो असला मिला है, इस मुलजिम के मुताबिक साल 2008 से ये इसके पास असला था। पहले किसी वारदात में ये गिरफ्तार नहीं हुआ। 10 रोज हुए थे इसे फूड पांडा से वाबस्ता हुए। इससे पहले भी ये स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करता रहा। नर्सरी पर दफ्तर था जहां से ये चीजें लेके निकलता था और डिलीवरी करता था। और जब डिलीवरी मतलब आप दानियल, आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो फूड पांडा है, जो कंपनी है फूड डिलीवरी की, उसके साथ ये प्रॉपर उसका एम्प्लॉय था और वहां से फूड लेकर ये जाता था, ये मतलब भेस नहीं इसने बदला हुआ था? जी देखिए, बिल्कुल इसको 10 डोज हुए थे फूड पांडा से वाबस्तगी, फूड पांडा में काम करते हुए, और इसने इस दौरान भी वारदातें की हैं। ये इसकी पहली वारदात नहीं थी। इससे पहले भी साल 2008 से ये वारदातें करता चला आ रहा है। पुलिस ने फूड पांडा से मुलजिम का रिकॉर्ड भी मांग लिया है। साथ ही साथ जो पुलिस हुकाम है उनका कहना है कि ऑनलाइन सर्विस में जो अनासर, जो मुलाजमीन है, उनका डाटा भी मुरतब किया जाएगा। उन तमाम अफराद का जो ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं उन तमाम अफराद का डाटा पुलिस जो है वो तलब करेगी ताकि इनके ऊपर कड़ी नजर रखी जा सके। पहली वारदात है जो रिपोर्ट हुई है ऑनलाइन किसी भी मुलाजिम का, ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले अफराद की वारदात में मुलविस होने का। जब ये वाकया सामने आया तो पुलिस हुकाम जो है वो सर जोड़कर बैठ गए हैं और इस हवाले से मजीद मजीद क्या किया जाएगा वो तो भी हम देखते हैं कि मीटिंग्स होंगी, क्योंकि ये बड़ा होशरुबा इंकशाफ है कि अगर एक डिलीवरी बॉय जो कि यूनिफॉर्म पहना हुआ है, वो एतमाद होता है लोगों को घरों की, अगर वो बेल बजाकर अंदर आते हैं, वो फूड उससे लेकर कलेक्ट करते हैं, तो फिर तो ये बड़ा संगीन मामला हो जाएगा। तो किस तरह से स्क्रूटनी हुई थी ये जरा पहले बताएं कि इसने इस यूनिफॉर्म में ये क्या पहली वारदात की है या पहली रिपोर्ट हुई है, ये इस हवाले से कुछ पता लग सका है?
देखिए अबू सर, ये माजी में वारदातें करता रहा है, लेकिन फूड पांडा में जब से इसने काम करना शुरू किया, क्योंकि 10 दिन हुए, पुलिस हुकाम का कहना है कि, और इसमें इसकी पहली वारदात ये जो इसने की है, ये रिपोर्ट हुई है। इससे मजीद जी बिल्कुल यूनिफॉर्म पहन के जैसे वारदात की है, ये पहली वारदात रिपोर्ट हुई है। पूरे कराची में पहली वारदात इस किस्म की कोई रिपोर्ट हुई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। इब्तिदाई तो तफ्तीश मुलजिम से हुई है, उसमें मुलजिम के मुताबिक इस साल 2008 से जो वेपन इसके पास से मिला है ये इसके पास था। पुलिस हुकाम जो तहकीकात कर रहे हैं, फॉरेंसिक कराई जा रही है इसके असले की कि ये असला माजी में किसी वारदात में इस्तेमाल हुआ है। इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही है। इसका ये बताएं 21 वारदातों हैं जो इसने की हैं, वो क्या डकैती की वारदातें थी या स्ट्रीट क्राइम में ये मुलविस रहा है, उस बारे कुछ पुलिस ने बताया? अब उधर जो इसने 21 वारदातें की हैं, वो इसने इब्तिदाई जो अपना पुलिस को गुज़िश्ता रोज बयान दिया था, उसमें कहा था कि 21 वारदातों में मुलविस है, और उन 21 वारदातें जिन जिन इलाकों में की पुलिस इससे तहकीकात करेगी। स्ट्रीट क्राइम की और डकैती की, राजधानी की वारदातें हैं जो इसने मजमूई तौर पर की हैं। 21 वारदातें करने वाला मुजरिम जो है वो अब यूनिफॉर्म पहन के फूड पांडा या फूड डिलीवरी के बॉय बनकर घरों पर जाकर वारदातें कर रहा था। बहुत शुक्रिया दानियाल, आपने बताया तमाम मामला, और पुलिस को अब देखना होगा, स्क्रूटनाइज करना होगा, और इसके साथ साथ एक पूरी लिस्ट बनानी होगी जहां जहां पूरे पाकिस्तान में ये डिलीवरी ऑनलाइन सर्विसेज के जो एम्प्लॉइज हैं उनका डाटा मुरतब करना बड़ा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि आज अगर ये पहली वारदात सामने आई है तो आइंदा आने वाले दिनों में मजीद भी ऐसा कुछ मामला हो सकता है। तो इससे पहले कि मामला संगीन हो जाए, लिस्ट बना ली जाए, तरतीब दे दिया जाए तमाम मामला, जिससे ये मसाइल जो हैं हम बचा सकते हैं, इससे पहले कि ये मजीद बिगड़ जाए। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अफसोसनाक परफॉर्मेंस एक बार फिर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की। सेकंड टेस्ट न्यूजीलैंड में तारीख वही दोहराई गई है। एक बार फिर बल्लेबाज फ्लॉप हो गए हैं, बॉलर्स भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में एक इनिंग्स और 176 रन से पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त हुई है। न्यूजीलैंड जो कि बड़ी ज़बरदस्त टेस्ट टीम है, लेकिन उसने जो परफॉर्मेंस दिखाई ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान की जो टीम है उसकी तैयारी बिल्कुल नहीं थी न्यूजीलैंड में खेलने के लिए। हर बार कहा जाता है कि न्यूजीलैंड की पिचेस जो हैं उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे बैट्समैन जो है परफॉर्मेंस दिखाएंगे, और फिर वही हुआ कि पहले टेस्ट में अगर हमने देखा कि थोड़ा सा रेजिस्ट किया गया, तो इस टेस्ट मैच में तो बिल्कुल भी हमारी बैटिंग लाइन और बॉलिंग लाइन में से कोई भी प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सका। अजहर अली 37, आबिद अली 26, हारिस सुहेल 15, फवाद आलम जिनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी वो 16 रन बना के आउट हो गए। और इसके साथ साथ अगर बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग में भी खासकर कारकर्दगी को अच्छी नहीं नजर आई, क्योंकि 659 रन बनाए थे न्यूजीलैंड ने और 6 खिलाड़ी आउट थे। इनिंग्स डिक्लेयर की तो एक इनिंग्स की शिकस्त इसीलिए हुई क्योंकि परफॉर्मेंस दोनों तरफ से, ना बैटिंग ना बॉलिंग कहीं पर भी अच्छी नहीं थी। वजह क्या है, आखिर हमारी टीम क्यों नहीं न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म कर पा रही है? हमेशा से हिस्ट्री है, काफ़ी 20 साल तो हो गए हैं जब से मैं देख रहा हूँ क्रिकेट को कि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है। अली यूनुस साहब हमारे साथ हैं जी, क्रिकेट एनालिस्ट, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं अपने सवालों के जवाब। अस्सलाम वालेकुम अली यूनुस साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू जी, आपका भी शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अली यूनुस साहब, एक बार फिर न्यूजीलैंड में तारीख हमारी दोहराई जाती है। ऐसे लगता है कि जिस तरह न्यूजीलैंड गए और शिकस्त नजर आती है पहले दिन ही। वजह क्या है इसकी, हम क्यों नहीं सीख पा रहे हिस्ट्री से? देखिए, एक तो सबसे पहले आप लोगों को इतना सरप्राइज होना नहीं, क्योंकि हमारी हिस्ट्री को इतनी अच्छी रही नहीं है। जब भी हमने फॉरेन टूर्स किए तो हम स्ट्रगल ही करते हैं, हमें जाके कंडीशन थोड़ा होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है जाके। और जैसे अब आई थिंक न्यूजीलैंड की जो टीम है उसको क्रेडिट देना पड़ेगा कि पहले न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग थी वो थोड़ी वीकर साइड से होती थी, तो हमारे लिए थोड़ा उसको हैंडल करना आसान हो जाता था। लेकिन अब जिस तरीके से उनकी बॉलिंग में इम्प्रूव किया है, जिस तरीके से उनकी बॉलर्स एक तो नए आए, स्पेशली एक जेमिसन ने जिस तरीके की बॉलिंग की है, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है न्यूजीलैंड की टीम की इम्प्रूवमेंट में। एंड देन केन विलियमसन की अगर बात करें, वो तो एक वर्ल्ड नंबर 1 है, तो उनका मुकाबला तो है ही नहीं हमारे साथ। एंड देन अगर हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो प्रॉब्लम्स तो है आपके सिलेक्शन में, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सिलेक्शन में है। आपकी जो ओपनिंग ऑर्डर है उसमें बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। आपको शान मसूद को आप कितने मौके देंगे, कितना चांस आप करेंगे? एक आधी इनिंग आप वो खेलते हैं, देन वो पूरा सीरीज वो फ्लॉप हो जाते हैं। बिल्कुल सेम इज द केस आबिद अली की टेक्निक में बहुत ज्यादा फ्लॉज है। अब जहाँ पे भी स्विंगिंग कंडीशंस होंगी वो स्ट्रगल करेंगे हमेशा।
लेकिन अली यूनुस साहब, आपने जिस तरह से बताया, शान मसूद इंडिविजुअल लेवल पर अगर हम देखें किसी भी प्लेयर की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं रही है, चाहे वो अजहर अली हैं, फवाद आलम हैं या हमारा टॉप ऑर्डर है। आखिर न्यूजीलैंड का आपने कहा कि हमें उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, लेकिन उम्मीद भी तो बोर्ड ही देता है, हमारे प्लेयर्स ही देते हैं कि जी हम इस दफ़ा परफॉर्मेंस दिखाएंगे। न्यूजीलैंड में ठीक है हमारी पिचेस हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन तैयारी इसीलिए की जाती है ना कि आप सीखें और वो मामले का हल निकालें कि किस तरह से आपने परफॉर्म करना है। उसकी क्या वजह है? देखिए, हल जो है वो आपका डोमेस्टिक से निकलेगा। पहले आपको बहुत यंग एज से लड़कों को यहाँ पे डोमेस्टिक की पिचेस बेहतर करके उन पे काम करवाना शुरू होगा। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं ये लड़का यहाँ पे स्लो और डेड विकेट्स पे खेल के एकदम न्यूजीलैंड जाएगा और वहां से विद इन अ मंथ और सो तैयारी करके उसके अकॉर्डिंगली शुरू हो जाएगा। आपको डोमेस्टिक लेवल पे ऐसी पिचेस बनाना पड़ेंगी जो कि जरा थोड़ी बाउंस को और थोड़ा सीम को वाली कंडीशंस वाली। अब इस साल मैंने पिचेस देखे हैं वो बहुत बेहतर हैं। अभी नेशनल स्टेडियम कराची में जो पिचेस बनी है वो बेहतर हैं, तो सिलसिला बेहतरी की तरफ जा रहा है। लेकिन अभी के लिए मुझे ये कि ग्रास रूट लेवल पे आपको काम करना ज्यादा होगा इन टर्म्स ऑफ पिचेस एंड कंडीशंस को लेके। ठीक है, मतलब ग्रास रूट लेवल पे हमें काम है, ठीक है, और साथ ग्रूमिंग की जरूरत है, पिचेस पे काम करने की जरूरत है। बैट्समैन के लिए तो हमने एक प्लान आपने जो बताया है वो हम भी चाहते हैं कि इस पर इंप्लीमेंट भी हो जाए। लेकिन बॉलिंग की अगर हम बात करें, आपको लगता है कि बॉलिंग भी क्या हमारी अप टू द मार्क रही है? क्योंकि जिस तरह से मोहम्मद अब्बास ने, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, फ़हीम अशरफ, एक लाइनअप जो हमारा बॉलिंग है उसमें आपको कहाँ कमी नजर आई या कुछ प्लस पॉइंट अगर नजर आया हो? देखिए, कमी मुझे लगता है वहाँ सिलेक्शन में थोड़ी हमसे गलती हो गई। आपने बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया है शाहीन पे और नसीम पे। अभी बहुत यंग है वो, अभी बहुत क्रिकेट अभी इतनी ज्यादा खेले नहीं है वो। और अगर हम आवाज की बात करें तो इस पेस के साथ इतने वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को अगर उसको वो सूट नहीं करेंगी कंडीशन तो वो आउट नहीं कर पाएगा। वही आपने देखा कि पिछले 6-8 महीने से उसकी पेस बहुत कम हो गई है। 122-28 की पेस के साथ आप केन विलियमसन जैसे या उनके जितने बाकी वॉटलिंग जैसे बैट्समैन को आउट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो सिलेक्शन में अगर आप वहां पे लेके गए हैं, सोहेल खान आपके उधर मौजूद है, आपको सोहेल खान को खिलाना पड़ेगा। आप क्यों लेके गए? आप उनको सैर करवाने तो लेके नहीं गए हैं वहां पे, एक पर्पज के लिए लेके गए हैं कि जहां आपको जरूरत पड़ेगी आपके जो सीनियर मोस्ट बॉलर है वो काम आएंगे। बिल्कुल। तो आपके जो बॉलर होता है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लंबी बॉलिंग करने से बनता है। वहां पे उसको आर्ट आता है कि उसने कब कहा किन कंडीशंस में कैसे विकेट हासिल करनी है। आई थिंक सोहेल खान के अंदर वो आर्ट था, उसको तो बेसिकली आपके मुताबिक अगर सोहेल खान को चूज नहीं किया या फिर फाइनलाइज नहीं किया क्योंकि साथ ले गए, तो फिर ये टीम मैनेजमेंट, जो कोचिंग स्टाफ है, फिर हमारे कप्तान हैं, इनकी कोऑर्डिनेशन में थोड़ी आपको लगा कि प्रॉब्लम है? क्योंकि अगर आप साथ लेके गए हैं, जब आप सिलेक्शन बोर्ड साथ लेके गया है तो खिलाना तो चाहिए आपको, अगर नहीं खिलाया तो वो किसकी जिम्मेदारी बनती है? बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी पर्सनल लाइक्स और डिस्ट्रिक्ट बीच में आ जाती हैं। कई बॉलर ऐसे होंगे जो कोच को या कैप्टन को पसंद नहीं होंगे, कोई होंगे जो ज्यादा पसंद होंगे, तो आप उसको एक्स्ट्रा मौका देने की कोशिश करते हैं। और शायद यही यहाँ पे हो रहा है नसीम शाह के साथ कि आप शायद वो किसी की बहुत ज्यादा लाइकिंग में है, तो जिसकी वजह से उसको मौके दिए जा रहे हैं। ऑल्दो यहाँ पे बहुत आराम से सोहेल खान को खिलाया जा सकता था, वो इन कंडीशंस का अच्छा बॉलर है, एक्सपीरियंस है, उसको विकेट्स लेनी आती है। क्योंकि आप फिर अगर ऐसे प्लेयर को नहीं खिलाते हैं तो आपका जो फर्स्ट क्लास है जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन मार्क्स आते हैं कि क्या फायदा है कि आप यहाँ पे क्रिकेट खेलने का, क्या अगर आप ऊपर जाएंगे तो उसको मौका नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। अब मतलब बेसिकली सिलेक्शन बोर्ड और फिर आपकी कोचिंग स्टाफ और कप्तान, ये बताइए कि आप आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि अब सिलेक्शन बोर्ड हमारा चेंज होने जा रहा है, मिसबाह उल हक का ये आखिरी सिलेक्शन थी जो कि उन्होंने कर दी, अब हेड कोच तो वो रहेंगे, अब आपको नजर आ रहा है कुछ चेंजेस, हमारे बड़ी चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं आइंदा आने वाली सीरीज में? देखिए, बड़ी चेंजेस क्या ही हो सकती है। अभी कवर कर रहा था कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, तो कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मुझे नजर नहीं आया कि जिसको आप फॉरेन टीम में ले आएंगे तो बहुत बड़ा कुछ मेजर डिफरेंस हो जाएगा। लड़के यही रहेंगे, इन्हीं में से एक आधी चेंजेस होंगी तो आपको इसी ग्रुप में से ही करना पड़ेगा। बट देन अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट कि मोहम्मद वसीम एक यंग नए आपके चीफ सेलेक्टर हैं, तो कुछ तो वो डिफरेंट करना नए चीफ सेलेक्टर के साथ नई उम्मीद बांध लेते हैं जी हम। बहुत शुक्रिया अली यूनुस साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और नई उम्मीद जाते जाते उन्होंने दे दी हमें कि जी नया सिलेक्शन बोर्ड आएगा तो शायद ये पूल है, जो क्रिकेटर्स का पूल होता है वो आपके पास वही होते हैं 30 to 35 प्लेयर्स, उन्हीं से आपने सेलेक्ट करना है। लेकिन कॉम्बिनेशन अच्छा बनाना फिर टीम मैनेजमेंट का काम है और उसमें कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, जाती पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। खैर उम्मीद करते हैं हम कि आइंदा आने वाले दिनों में जो आइंदा सीरीज़ है पाकिस्तान की, उसमें पाकिस्तान अच्छा खेले और ये जो दोहराने वाली बात है न्यूज़ीलैंड
न्यूजीलैंड और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया में जो हालात हमारे हैं उसमें कोई बेहतरी आई नेक्स्ट टाइम, लेट्स होप कि अच्छा हो। इसके साथ साथ एक और उम्मीद जो कि अब हमें लग रही है वैक्सीन आने से, कोरोना के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना केसेस में अब बतदरीज कमी आ रही है। इसमें बड़ी पेशरफ्त इसलिए हुई क्योंकि लोगों ने अब SOPs की खिलाफ वर्जी उस तरह से नहीं की जो मैंने माजी में देखा है। चंद हफ्तों पहले केसेस बहुत ज़्यादा थे। आर्मी विभाग कोरोना के बायस पाकिस्तान में मजीद 2118 अफराद इससे मुतासर हुए हैं और मुतासरा कुल अफराद की तादाद जो है नाज़रीन वो 4,92,594 तक पहुँच चुकी है। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 52 अमवात हुई हैं जो कि 100 से तजावज़ कर चुकी थी। अब ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली नीचे आ रही हैं, 52 तक आ गई है और जहाँ बाक अफराद की जो मजमूई तादाद है वो है 10,461। पाकिस्तान में कोरोना के 4,44,360 मरीज़ अब तक सेहतयाब हो चुके हैं, जो कि बड़ी पॉजिटिव चीज़ होती है कि आपकी जो सेहतयाबी की जो रेशो है वो बेहतर से बेहतर होती जाए। और जो एक्टिव केसेस हैं वो 35,707 हैं। मुल्क भर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 5.92 है, ये भी कुछ कम हुई है, 7 क्रॉस कर चुकी थी। कराची में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं पॉजिटिव की अगर बात की जाए तो वो 13.84 है। उसके बाद हैदराबाद में है, फिर सवात और आज़ाद कश्मीर में। इसके साथ साथ अगर हम जो अमवात की बात कर रहे हैं तो पंजाब में जो कि सबसे ज़्यादा हुई हैं तो वहाँ पर भी SOPs की इंश्योरिटी की जा रही है कि वो मज़ीद बेहतरी की जाए और जहाँ पर ज़रूरत है स्मार्ट लॉकडाउन की वहाँ पर लगाया जाए, क्योंकि पंजाब के चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी अभी भी कोरोना का शिकार हैं। उनका एक और टेस्ट मस्बत फिर आ चुका है। उस्मान बुज़दार का कोरोना टेस्ट गुज़िश्ता रोज़ महकमा सेहत की खुसूसी टीम ने किया था और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का तकरीबन 2 हफ्ते कबल जब कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था तो उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया था, लेकिन अभी भी जब दोबारा से टेस्ट कल हुआ है तो फिर पॉजिटिव आया है। दैट मीन्स कि अभी भी उनका ये वायरस जो है पाया जाता है, तो मज़ीद क्वारंटीन की ज़रूरत है। उधर जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सी अमवात हो चुकी हैं, शहादतें हुई हैं हमारे डॉक्टर्स की, जो कि फ्रंट लाइन सोल्जर्स कहा जाता है कोरोना केसेस के हवाले से और उनको डील करने के हवाले से। तो एक और डॉक्टर सफदर अली शाह KP में इंतकाल कर गए हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। प्रोविंशियल डॉक्टर एसोसिएशन ने बताया है कि डॉक्टर सफदर अली शाह कई दिनों से बीमार थे और उनका ताल्लुक ज़िला कर्क से था। सुबह में कोरोना से शहीद डॉक्टर की जो अब तक तादाद है वो 42 हो चुकी है। तो हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द जो अभी कोरोना का शिकार पेशेंट्स हैं या डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं। और हम सलाम पेश करते हैं उन तमाम शोहदा को जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया कोरोना से फ़ाइट करने में। इसके साथ साथ एक और तरीका जो कि कोरोना से फ़ाइट करने का होता है, जहाँ पर एक SOPs की इंश्योरिटी होती है, वहीं पर लॉकडाउन का तरीकाकार जो है वो अपनाया जाता है। तो वहीं पर अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो UK में और ख़ासकर स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में इस वक्त कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और वहाँ पर एक बार फिर लॉकडाउन लगा दिया गया है, सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। उसकी बड़ी वजह यह है कि केसेस एक तो ज़्यादा आए, फिर सेकेंड वेव के अंदर जो वेरिएबिलिटी आई थी वो भी ज़्यादा आई, उसके अंदर वेरिएशन आई हैं जिसकी वजह से परेशानी मज़ीद बढ़ गई। एक बार फिर जो केसेस बढ़े हैं उसके पेश नज़र मुल्क में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स भी फरवरी के मिड तक बताया जा रहा है कि बंद कर दिए गए हैं और तलबा के लिए ऑनलाइन तालीम की सहूलत की हिदायत भी जारी की गई है। बोरिस जॉनसन पर खासी तनकीद हुई थी, आपको याद होगा कि बोरिस जॉनसन के बारे में कहा जाता था कि उन्होंने गलत फैसले गलत टाइम पर लिए हैं, लेकिन इस बार ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा उन्होंने प्रीएम्प्टिव मेजर लिया और वक्त से पहले ही उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई अभी हमें कोरोना से डरना है और अभी हमने इस तरह से स्कूल कॉलेजेस ओपन नहीं करने, क्योंकि बहुत से UK के जो रेजिडेंट्स हैं वो शिकायत कर रहे थे कि स्कूल्स में हमें देखा है कि पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, बच्चे ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं कोरोना के, तो अभी स्कूल्स नहीं खोलने चाहिए, जिसके हवाले से अब फैसला कर लिया गया है। इसके अलावा हमने ओवरऑल देखा है कि अभी जहाँ पर अमेरिका में और बरतानिया में और इसके साथ साथ दीगर ममालिक में हमने देखा है कि अभी भी केसेस खासे ज़्यादा हैं, तो वहीं पर हमने ये भी देखना है कि उनका हल क्या है, क्या लॉकडाउन ही उसका हल है या फिर मज़ीद SOPs उसका हल है, क्योंकि इकॉनमी का आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, मूविंग फॉरवर्ड, जहाँ पर कोरोना के हवाले से हमने बात की वहीं पर हमने ये भी देखना है कि हमारे पास जो सहूलियात हैं, अगर हम खासकर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत बात की जाती है पुलिस रिफॉर्म्स की। पुलिस रिफॉर्म जहाँ पर पंजाब, KP, सिंध, बलूचिस्तान, पूरे पाकिस्तान ख्वाब है कि पुलिस के हालात बेहतर हों। उसमें एक बहुत बड़ा जो उसमें फैक्टर है वो ये है कि पुलिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पुलिस स्टेशन हैं या जो सहूलियात हैं उनमें बेहतरी लाई जाए, तभी आप एटीट्यूड से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बेहतर होगा। कराची में एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया जी कि कराची में पुलिस एहलकारों के लिए मेस जो है वो बनाया गया है ताकि पुलिस एहलकार वहीं से खाना खा सकें, उनको कहीं बाहर जाकर या फिर किसी और पर डिपेंड ना करना पड़े कि जी रोज़मर्रा का हमने खाना कहाँ से खाना है। समर अब्बास से हम जानेंगे कि किस तरह से इसको इनिशिएटिव लिया गया और इसका क्या प्रोसीजर होगा। समर बताएगा इस इनिशिएटिव के बारे में।
हाँ जी बिल्कुल, देखें कराची पुलिस की जानिब से पुलिस के जवानों के लिए कैंटीन बनाई गई है जहाँ पे 50 हैं वो अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकें और इसी तरीके से यहाँ पे दीगर जो चाय वगैरह और सुबह का नाश्ता भी मिलेगा। आज इसका बाकायदा इफ्तिताह किया एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन ने। हम मज़ीद उन कारों के लिए, ये इनका इनिशिएटिव था, इन्होंने हेल्प की, अपने आप की सेल्फ हेल्प बेसिस पे बनाया है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई कम अज़ कम कराची पुलिस में 25 इस तरह की कैंटीन्स डिफरेंट जगहों पे बने कि हमारे पुलिस ऑफिसर्स विद इन देयर प्रेमिसेस सिक्योर माहौल में ये कैंटीन में खाना या चाय उनको आसानी से मिल सके। अच्छा चीफ साहब, ये बताइएगा जो बाहर से पुलिस एहलकार खाना खाते थे, यकीनन बीमारियाँ भी फैलती होंगी, तो कितने एहलकार अब तक बाहर खाना खाने से बीमार हो चुके हैं? पिछले दिनों एक हमने मेडिकल सर्वे यहाँ पे कराया तो उसमें बहुत सारे हेपेटाइटिस सी के, हेपेटाइटिस बी के, इवन जो है एड्स के भी केसेस रिपोर्ट हुए। बाहर का खाना नेचुरली इतना हाइजीनिक नहीं है, तो ये यहाँ पे हम इसको इंश्योर करेंगे कि यह चीज़ जो भी खाएं वो हाइजीनिक हो, उसका वो क्वालिटी हो जो उनके लिए बीमारी का बायस ना बने। बहुत शुक्रिया। ये थे कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन। इनका कहना है कि जो पुलिस जवान है उनकी सेहत का ख़ास ख्याल रखा जाता है और इसीलिए ये कैंटीन बनाई गई है ताकि उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए, क्योंकि बाहर के खाने खाने से पुलिस एहलकार बीमार भी हो रहे हैं, जबकि उनकी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी जो है बाकायदा तौर पर हुकूमत सिंध से बात की जा रही है। बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जी समर अब्बास, बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में इसको फॉलो किया जाएगा। पुलिस वालों के लिए आसानी पैदा की जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लाई जाएगी, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटीट्यूड में भी बेहतरी आए। तो हम एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, उसके मसाइल भी उतने ही बड़े और उनके हल के लिए जो प्लान बनाने पड़ते हैं वो भी उतने ही बड़े होते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उनकी उस तरह से अभी तक हमें नज़र नहीं आती है, क्योंकि वादे दावे बहुत किए गए कराची के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और बहुत कुछ। कराची में कुछ माह कबल जब बारिशें हुई और उसके बाद वफाकी सूबाई हुकूमत के अलावा अफवाज पाकिस्तान ने भी मुल्क के इस मौशी शहर पर तवज्जो दी। इस शहर की हालत बेहतर बनाने के लिए इजलास भी हुए, बयानात सामने आए, कई मनसूबों का ऐलान किया गया। 1100 अरब रुपया बहुत बड़ी रकम होती है, उसके लिए प्रॉपर एक जामे प्लान बनाया गया कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सबसे बढ़कर शहर कायद की तरक्की और जो इस वक्त ज़बू हाली है उसको दूर किया जाएगा। 1100 अरब रुपये लगाए जाएंगे, पैकेज होगा। सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत मिलकर काम करेगी, लेकिन अभी तक उसमें हमने देखा है कि कुछ खास अमल दरामद नहीं हो सका है। कोऑर्डिनेशन के लिए कमेटी बनाई गई है और हम इंतज़ार कर रहे हैं वो कमेटी कब जो है मामला हल करने के लिए भी आगे एक स्टेप लेगी। कमेटी पैकेज के तहत मनसूबों की निगरानी करेगी। कमेटी में विफाक, फौज और तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे। सर्कल रेलवे बहुत अहम और बड़ा प्रोजेक्ट जो कि इस वक्त रुका हुआ था वो शुरू हुआ है, लेकिन सेमी शुरू हुआ है, प्रॉपर उसको शुरू नहीं किया जा सका। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत ट्रांसपोर्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पानी, सीवरेज सिस्टम के मसाइल हल करने के वादे किए गए हैं और कहाँ पर खर्च होंगे ये पैसे, वाकई खर्च भी हो पाएंगे और कितना लंबा इंतज़ार होगा, ये तमाम जो इस वक्त सवालात हैं उनका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम हलीम आदिल शेख साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हलीम आदिल शेख साहब, कराची के मसाइल सबको मालूम है बहुत ज़्यादा हैं, उनके हल के लिए भी बहुत बड़ा प्लान बनाना पड़ता है। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो कि वफाकी और सूबाई हुकूमत ने बनाने के लिए इस वक्त कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ बना दी, इसमें किस हद तक अभी बेहतरी आई है, पॉजिटिविटी कितनी है, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं और कितना मज़ीद इंतज़ार है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिंध हुकूमत है, जो नहीं चाहती कि वफाकी हुकूमत या पीटीआई की गवर्नमेंट या कोई और गवर्नमेंट कराची के लिए कुछ करी। इसके अंदर सबसे बड़ी रुकावट सिंध हुकूमत की वो कराची दुश्मन सोच है, जिसकी वजह से ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ती। बाकी कोई रुकावट तो होनी नहीं चाहिए। मैं ज़रा, आपने बहुत अच्छी बात की इंट्रो में, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। हमारी 2018 में गवर्नमेंट आते ही सबसे पहले वो 162 बिलियन के प्रोजेक्ट्स की बात हुई। जब आप लोग पैकेज कहते हैं तो हमें एतराज़ होता है, प्रोजेक्ट्स की बात होती है जिसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होती है, लोनिंग भी होती है, सब कुछ होता है। वो पैसे नहीं होते कि यहाँ भिजवा दो, जैसे कि कल इन्होंने कुछ चुरंगी लगाई है वर्ल्ड बैंक से, उससे मैं आगे आता हूँ। उसके ऊपर इन्होंने रुकावट डाल दी, पहले रुकावट खड़ी कर दी, उसका शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर मचाना हर रोज़ के जी, वो 162 कुछ नहीं, मतलब इन्होंने कराची की तरक्की पर सियासत की। इन्होंने कराची की तरक्की ना होने देकर कराची से दुश्मनी भी निभाई, जिसकी वजह से आज तक कराची में वोट नहीं मिलता। उसके बाद हम SIDCL के जरिए हमने काम करना शुरू किया।
सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ये वो कंपनी थी जिसको 2015 में कायम अली शाह साहब ने जब नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर उसका इफ्तिताह किया था, उस वक्त एतराज नहीं था। जब इमरान खान ने इस पर काम शुरू किया तो उसके ऊपर कहा ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने बना दी है, उसके अंदर रुकावटें डाली, फिर लेकिन बहुत काम किया हमने उसके अंदर। और उसके बाद फिर हमने एमएनएस के थ्रू, एसडीजी गोल्स के तहत एमएनएस के थ्रू हमने बहुत हल्कों में माशाल्लाह काम शुरू किया। और उसके बाद जब हमने देखा कि ये बाज नहीं आ रहे, ये सीधे नहीं हो रहे, इन्होंने टांग अड़ानी है, तो इनको कप्तानी भी दे दी कराची की। और एक जो कराची के 1100 अरब के पैकेज, फिर नहीं कहूँगा, प्रोजेक्ट के जो था, जो उसके ऊपर वो कमेटी भी बन गई, सारा कुछ बन गया कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए, जिसमें कि 1100 अरब में से 62% जो प्रोजेक्ट जो थे वो फेडरल गवर्नमेंट ने करने थे और 38% के प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करने थे। लेकिन इसकी लीड जो थी वो वज़ीर आला सिंध के पास थी। लेकिन फिर वही किया इन्होंने, हमारे प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े थे, मतलब इन्होंने कई माह लगा दिए। देखिए ये प्रोजेक्ट पहले K4 का सिंध गवर्नमेंट कर रही थी, लेकिन इस एग्रीमेंट के तहत ये हुआ कि, अरेंजमेंट के तहत ये हुआ कि K4 जो है फेडरल गवर्नमेंट करेगी, नालों के मामला जो है, नालों की लोगों की रिहेबिलिटेशन सिंध गवर्नमेंट करेगी, लेकिन नालों की सफाई, नालों के ठीक होना, नालों का गंद साफ होना, सब मामला हल हो गए हैं। शेख साहब, जब ये डिसाइड हो गया कि आपने कहा कि ये भी K4 मनसूबा विफाक ने करना है, नालों की सफाई भी बता दी किसने करनी है, प्रॉपर एक प्लान बना दिया, 62% 38%, फिर कहां पर रुकावट है? मतलब आप सिर्फ कह रहे हैं कि इंटेंशन नहीं है या फिर वाकई कोई ऐसे पेपर वर्क में भी प्रॉब्लम आ रही है? फिर रुकावट वही है, मैं पूरा कर दूंगा। तो जिसमें बड़े बड़े काम हमने करने थे, मतलब K4 हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, KCR हो गया, ML1 हो गया, आपकी नालों की सफाई हो गया, बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, ये बड़े बड़े जितने प्रोजेक्ट वो हमने करना था। उसका ट्रीटमेंट प्लांट्स हो गए, बाकी छोटा वाला काम जो थे वो उन्होंने करने थे, गली महल, ये वो रोड छोटे, बहुत सारे काम उनके पास थे, वो भी छोटे काम नहीं है, बड़े असल काम वो भी हैं। रुकावट वही है, इनकी नीयत, रुकावट वही है कराची दुश्मनी सिंध गवर्नमेंट की, रुकावट वही है कि किसी तरीके से इमरान खान को सियासी तौर पे नाकाम नहीं कर सकते, सरकारी तौर पे नाकाम करो। वही जो एक सोच पीपल्स पार्टी की जो पीछे है, जो मैं कहना चाहूँ गंदी सोच, माजरत के साथ एक घटिया सोच, और जिसके तहत उन्होंने कहा कि जी ना करेंगे ना करने देंगे। और बात यह कि उसके ऊपर अपनी क्या करते, आप उसको भी आज भी कभी कहीं फंसता है, कभी कहीं फंस। एक K4 की फाइल जो कैबिनेट से सिंध कैबिनेट ने मंजूर करनी थी, अप्रूवल देना था कि उसको फेडरल गवर्नमेंट कर ले, उसको निकालने में 4-5 माह अभी तक लग गए और अभी तक भी किस्सा लटका हुआ है। मैं कहना चाहता हूं इसमें सिंध गवर्नमेंट की करप्शन, वजह के इनकी नीयत, इनका कहते हैं 1100 के 1100 हम कर ले ताकि 1100 अरब में से 600 अरब हम खा जाए। और अल्लाह शेख साहब, आप कह रहे हैं कि जी ये नीयत नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब उनसे कुछ सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं जी इमरान जो प्राइम मिनिस्टर होता है, मतलब इमरान खान साहब इसमें प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके उसके पास बड़ी ताकत होती है, एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ ना वफाक काबीना के इजलास में कल नज़र आया, कोई प्रॉब्लम्स ना पिछले इजलास में नज़र आई या उससे पिछले इजलास में नज़र आई। ये बातें निशानदेही की जाए, बताया जाए कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, उसको बताया जाए ताकि मामला हल हो सके। निशानदेही भी की जा रही है, बताई भी जा रही हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं ना। देखिए हम अबूजर साहब, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और बात यह कि इख्तियार इस्तेमाल नहीं करना चाहते ना। हो सकता है 18वीं तरमीम के बाद एक ड्रामा बन चुका है। 18वीं तरमीम जो है वन वे ट्रैफिक है, जिसमें सिर्फ पैसा सिंध हुकूमत के पास आता है, वज़ीर आला हाउस से, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, वहां से उसके हिस्से बकरे करके, उसके कागजों से गुजार के, उसको सीधा करके, उसके बाद ये 18वीं तरमीम का सारा पैसा इन मिनिस्टरों के घरों में ATM मशीनें लगी हुई वहां से निकलता है। हर 18वीं तरमीम के जरिए जो सिंध गवर्नमेंट के अंदर पैसा आता है, वो तो मैं कहता हूं हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। हमने इस शहर को, इस सूबे को लावारिस नहीं छोड़ना। और मैं बताना चाहता हूं ये प्रॉब्लम्स है। आपने पूछा कि सिंध गवर्नमेंट नाकाम करना चाहती है, और ये 18वीं तरमीम एक बहुत बड़ी इन्होंने रुकावट बनाई हुई है। हम 18वीं तरमीम के खिलाफ नहीं है, हम उसकी इंप्लीमेंटेशन जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम के आने वाला पैसा मिनिस्टरों के घरों पे ATM मशीनों से निकलता है। सही। अली मादनी शेख साहब, आपने बता दिया 18वीं तरमीम का मामला है और दीगर मसाइल हैं, नीयत का फुकदान नजर आ रहा है आपको, और इशूज हैं। अब लेकिन कराची वाले, हम लोग, पूरा पाकिस्तान, आप खुद भी कराची में रहने वाले हैं, इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। ये क्या इसी की नज़र हो जाएगा, आपसी इख्तलाफात की नज़र हो जाएगा, अना की नज़र हो जाएगा, या फिर का हम देखते हैं कोई डेट, कोई आइडिया कि यहाँ तक हम शुरू करने के लिए पूरा आज़म रखकर इसको देखें इम्प्लीमेंट होता हुआ? देखिए
जो फेडरल गवर्नमेंट का है, फंड्स एलोकेशन हो चुकी, डिसीजंस हो चुके, दीगर स्टेक होल्डर्स को बीच में लाया गया है, पीसीआई जो इसकी एपेक्स कमेटी है उसके अंदर मतलब कोर कमांडर भी मौजूद हैं, दीगर इदारे मौजूद हैं, ताकि जहां हमारी फौज की ज़रूरत पड़े वो भी नालों वालों में जैसे FW आना होता है वो सब मौजूद है। लेकिन अलमिया ये है कि सिंध गवर्नमेंट की नीयत, कल देखिए ना, कल तमाशा क्या लगा है कि एक चौरंगी 13 साल बाद एक चौरंगी का इफ्तिताह हुआ और चौरंगी के कुर्बो जवार में वही गंदगी, वही खड्डे, वही गटर, और कह रहे हैं रोम आहिस्ता आहिस्ता बनता है। अरे भाई ये कौन सा रोम है? बिलावल साहब रोम को तशबीह दे दी कराची से, और कल चौरंगी के इफ्तिताह कर ली, पागल हो गए। चौरंगी के इफ्तिताह पे मतलब जबान भूल गए, सीएम साहब ने बड़ी घटिया जबान इस्तेमाल की। सीएम साहब परेशान है, वो 3 खरब की जो करप्शन इनकी पकड़ी गई है उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या गंदे अल्फाज इस्तेमाल। एक चौरंगी का बनाया। चले जी, उन्होंने जो भी प्रोजेक्ट्स किए अली मालिक शेख साहब उनके मुताबिक वो काफी हैं या वो मजीद काम कर रहे हैं? एक और बात भी करते हैं सिंध और सिंध हुकूमत के जो अरकान हैं कि विफाक ने बजट अप्रूव, विफाक ने कराची के लिए जो वादे किए हैं वो अप्रूव नहीं हुए हैं, वो बातों की हद तक है। वो कहते हैं जी कि ये आप हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं, वो कह रहे हैं कि जी पीटीआई की तरफ से जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ये तमाम बजट है वो अप्रूव कर सकते हैं, काबीना के इजलास में ये अप्रूव कर सकते हैं, वो रिजिडिटी जो है वो रेड टेपिज्म है उसको दूर कर सकते हैं, वहां से भी नहीं हो रहा। इस पर क्या कहेंगे आप? आपको मैं यही क्लैरिटी दे दूं, ये कोई पैकेज नहीं है। इनके जहन में तो होता है जो भी बात हो प्रोजेक्ट, वो कहते हैं पैसा, वो कहते हैं प्रोजेक्ट, वो कहते हैं माल खपे, वो कहते हैं फौरी तौर पे बजट अप्रूव करो, सीधा अकाउंट नंबर 1 में भेजो, वहां से निकले उनकी वेटीएम में और वो घरों पे चला जाए। इनके इशू ये नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के एनपी के ऊपर सारा कुछ हो चुका है। अब इंप्लीमेंटेशन के ऊपर जब आते हैं तो वहां सिंध गवर्नमेंट की रुकावटें खड़ी करती है। मैं आपसे बताऊं, प्राइम मिनिस्टर के फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे असद उमर साहब बड़ा सीरियसली, बड़े कड़वे घूट पीकर बहुत कुछ करके इनके साथ कोऑर्डिनेशन में है। हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे ये रुकावट बीच से खत्म करें। लेकिन और जो आपने पहले कहा, हम किसी के रहमो करम पे ना पूरे मुल्क को छोड़ने वाले हैं, ना सूबे को, ना शहर कराची को। इंशाल्लाह कुछ भी बन पड़ेगा, हम ये तमाम प्रोजेक्ट्स करके रहेंगे। सिंध हुकूमत करे ना करे, हम तो जरूर करेंगे। ये सिर्फ बातें करेंगे, धौंस करेंगे, दादली करेंगे, झूठ बोलेंगे। अच्छा, मैं वो बजट की बात कर दूं, ये पैसों कल कह रहे हैं ना, बिलावल साहब ने कहा कि इतने पैसे कम आए। ये आपको पता होगा इन्होंने जबरदस्ती इन्होंने एक लॉकडाउन लगा दिया था। इन्होंने जो जबरदस्ती का लॉकडाउन लगाया था जिससे कराची की कोरोना भी आया, कोरोना में इकॉनमी पूरी खत्म हुई, सारा बंद किया। चारों सूबों में कोरोना की वजह से रिकवरीज कम हुई। पंजाब को भी पैसे कम मिले, केपी को भी कम मिले। एनएफसी का मतलब ये नहीं है कि घर से जेब से पैसे देने होते हैं, जो रिकवरीज कलेक्शन होती है उसकी लेकिन जो अलॉटेड था वो भी नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि जो दोबारा रिव्यू करके बजट जो मिला था, जो वो अलॉटेड था वो भी अभी तक नहीं मिला है उनके मुताबिक। नहीं, वो गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जैसे वो NICVD को कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट देती है तो वो कहते हैं कि जी हमने कब्जा कर दिया उसके ऊपर, हमने अस्पताल में कब्जा कर दिया। इनका आदत है झूठ बोलना है, इन्होंने धांधली से काम चलाना है। अब इस वक्त मैं विंडो के अंदर देख रहा हूँ, इसी वक्त मैं यहाँ जा रहा हूँ इंशाल्लाह, ये जहाँ इस वक्त बिलावल साहब खड़े हुए हैं फूल शूल लगा के सारे कुछ, मैं अभी ये चौरंगी के 50 कदम के फासले पर दिखाता हूं, इसी चौरंगी पे जहां उन्होंने रोम बना दिया 13 साल बाद। 13 साल बाद एक चौरंगी, और इतना ड्रामा, हाय हाय चौरंगी बन गई, चौरंगी बन गई, चौरंगी बन गई, कराची बन गया। मैं भी इधर ही जा रहा हूं, भेजिए पे 24 को, मैं दिखाता हूं जहां ये फूल वूल लेके खड़े हैं, उसके 50 कदम के ऊपर लोग गंदगा पानी पी रहे हैं, खड्डे हैं, रोडें टूटी हुई हैं, गटर का पानी भरा हुआ है। तो बात यह है कि रोम ने 13 साल बाद कुछ बनाया तो चौरंगी बनाई, पूरे रोम ने कहा, रोम तो कहा कराची इन्होंने बना दिया। कराची रोम से खूबसूरत है, मतलब ऑब्वियसली आपके मुताबिक वो काम नहीं कर रहे हैं और जितना काम किया है वो कम है। वो सिंध हुकूमत भी ऐसा कहती है कि जो विफाक कर रहा है वो भी कम है। ये मामला सॉर्ट होना चाहिए क्योंकि कराची के अवाम जो है उनकी बेहतरी आखिरकार एट द एंड ऑफ द डे हमें चाहिए, पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी चाहिए, क्योंकि कराची के साथ ही पाकिस्तान की मईशत जुड़ी हुई है। हलीमा अली शेख साहब, एक और मामला जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, MQM सिंध की कराची की एक बड़ी पार्टी है, उसके एक माजी में बहुत किरदार रहा है। MQM के बारे में कल पीपल्स पार्टी ने कहा कि वो छोड़ दे हुकूमत और फिर दोबारा से वही ऑफर कि वो हमारे साथ आ जाए और पाकिस्तान तरीके इंसानी गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली, हमारा साथ दे, हम गवर्नमेंट को मतलब उतार देंगे। आप बताइएगा MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर पाए आप लोग जो उनके थे भी विफाकी हुकूमत से? देखिए, ये इत्तेहादी हुकूमतों में चाहे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, मुतालबात होते हैं, वो हमारी चलती रहती है, हम इंगेज हैं एक दूसरे से, कोई इशू नहीं है। ये तो इन्होंने कल हमके अंदर आपको बताया कि इनको 2 मिनिस्ट्री की ऑफर की थी। कितनी गंदी सियासत करते हैं ये।
अपने लोगों, अपने एमपीएस को, एक और इन्होंने तो लड्डू लटका दिया बिलावल साहब ने कि जी सेनेट इलेक्शन के बाद मिनिस्ट्रियां तब्दील होंगी, ताकि जो बेचारे मुतासरीन एमपीएस हैं जो पिछली सीटों पे होते हैं और हर बंदे को उम्मीद लग जाए कि हमें कोई सीट मिलने वाली है। एमक्यूएम एक सियासी पार्टी है, एमक्यूएम पाकिस्तान एक सियासी पार्टी है, उनके अच्छे लोग हैं, उनके हमारे मामला इश्यूज के ऊपर बातचीत होती रहती है, लेकिन बात यह है कि पड़ोस के घर में झांकते रहना कि कब इनमें लड़ाई हो रही है ताकि हम जाके बीज जमा लो। पीपल्स पार्टी बीज जमालो का किरदार अदा करती है। पीपल्स पार्टी जैसे महलों में बीज जमालो हुआ करती है, दादी कुछ होती है खवातीन के, जी जिस घर में जाती हैं वो चाहती हैं दुकान लगाए रखती है, मियां बीवी का झगड़ा कहाँ हो रहा है, चलो उसमें गन डालो, ये बीज जमालो पार्टी बन चुकी है। देखिए बात कहीं पर जो उठ रहा है धुआं, वजह तो कोई है ना, एमक्यूएम तो नाराज भी रही है और आप खुद भी मान रहे हैं, अभी आपने कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ात उनके हैं, मामला होते हैं, तो फिर क्यों नहीं वो सॉर्ट आउट क्यों नहीं हो रहा है? एटलीस्ट एमक्यूएम के मसाइल तो हल कर दें, क्योंकि वो भी बार बार यही कहते हैं कि जी मसाइल हमारे अभी तक हल नहीं हो सके। देखिए जी, मैंने बताया कि हम उनसे एंगेज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अच्छे इत्तेहादी हैं, हमारी बातचीत जारी रहती है, लेकिन चाहे हमारा अपना मामला ना इत्तेहादियों का, ये किधर से बीज वालों बन गई है पीपल पार्टी की, छोड़ दो हमारे पास आ जाओ, छोड़ दो हमारे पास आ जाओ। ये क्या, ये पीपल पार्टी, ये भुट्टो की पार्टी है, ये शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी है, ये इन लोगों की पार्टी है जो सिर्फ मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर, मैं कहता हूं बिलावल की सोच पता चल गई कि इसमें शेयर होल्डर है बिलावल साहब भी, जो मुराद अली शाह को कहते हैं कि वजीर आला के अलावा सब वजीर तब्दील होंगे, जो 3 खरब की जाली अकाउंट दादू के दावत फैमिली में 54 अकाउंट्स में डल गए मुराद अली शाह के, सलीम बजारी ने और मुराद डावच ने, और बिलावल कह रहे हैं अच्छे, इसका मतलब है इस सारी करप्शन में बिलावल इसमें हिस्सेदार है, पीपल पार्टी की क्या हिस्सेदार है। लेकिन नईम आदिल शेख साहब, करप्शन के इल्जामात और फिर नैब की जो कार्रवाइयां हैं, जो तरीकाकार है, जो प्रोसिक्यूशन है, वो भी आपके सामने 2.5 साल हो गए। नैब जो कार्रवाइयां करती है 2 महीने बाद, 6 महीने बाद उस शख्स को जमानत मिल जाती है, कभी तक कोई भी रिकवरी नहीं हुई है। मतलब ये इल्जामात ही लग रहे हैं ना, ये तो पहले दिन से हम देख रहे हैं। अभी तो पहले तो इल्जाम भी नहीं लगते थे, मैं समझता हूँ इल्जाम तो 99 से लग रहे हैं, पहले भी ऐसे देखा जब ये नैब बनी थी पहले, तब से इल्जाम लग रहे हैं। नहीं जनाब, अब तो सबको पता, भी ये जो 54 अकाउंट्स हैं दुनिया वो खुद बयान दे रहे हैं कि हमारा वास्ता नहीं है। शुगर मिलें इन्होंने बेच दी अनवर मजीद को, सिंध बैंक इन्होंने तबाह कर दिया, रोशन प्रोग्राम के अंदर सिंध को अंधेरों में धकेल दिया, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। सिंध की सियासत, लेकिन रिकवर कुछ नहीं हुआ। नईम आदिल शेख साहब, नैब कुछ रिकवर उस तरह से नहीं कर पाई है, जो भी हाई प्रोफाइल केसेस थे अभी तक वैसे ही चल रहे हैं, आपको भी मालूम है, आप देख भी रहे हैं। देखिए नैब का नाम है, तर्जुमान हूं ना, मुझे नैब का पता है, लेकिन ये मैं बताना चाहता हूं कि एनआरओ हम नहीं देंगे, हम कोई ऐसी कानून साजी नहीं करेंगे कि नैब खत्म हो जाए। ये नैब को खत्म करना चाहते हैं। एनआरओ कैसे देंगे? नैब की तर्जुमानी नहीं कर रहे हैं तो नैब ने कार्रवाई करनी है। आप तनकीद तो कर सकते हैं ना कि हाँ जो केसेस थे नैब उसको प्रोसिक्यूट नहीं सही कर सका, क्योंकि नैब के आपका ना कोई ताल्लुक है। देखिए एनआरओ फेटफ में कानून साजी के जरिए एनआरओ मांग रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि केस खत्म कर दो, ये कानून साजी वो खत्म करना चाह रहे हैं कि नैब खत्म हो जाए, और नैब को वो कानून साजी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट नहीं कर सकती जिसमें नैब खत्म हो जाए। केस का बनाना, केस का खत्म करना, गिरफ्तार करना, छोड़ना, ये नैब का काम है। लेकिन जिस अंदाज से इन्होंने वारदात करके एफएटीएफ में हमसे एनआरओ एक जो शिकें डाल दी, शिकें भी कितनी मजेदार थी। चेंज करना, नैब का कानून चेंज करना वो ठीक है, पार्लियामेंट का राइट है, उसमें अगर कोई अमेंडमेंट चाहती है वो आपकी मुश्तरका राय से और पार्लियामेंट के तहत ही हो सकता है, वो कोई एक पार्टी नहीं कर सकती। लेकिन कल आपने जहां पे बात की है कि हम बात नहीं करेंगे, डायलॉग नहीं करेंगे एनआरओ पे, क्या इमरान खान साहब ने कल जो विफाकी काबीना में कहा है कि मैं क्रिमिनल्स, क्योंकि उन्होंने फिर अपोजिशन को कह दिया क्रिमिनल्स हैं, मैं इनके साथ बात नहीं करूंगा। एक तरफ विफाकी हुकूमत के वज़रा जो कहते हैं कि जी बात करने को तैयार हैं, किसी भी टॉपिक पे, इस्तीफों के अलावा कोई भी टॉपिक पे बात करें, यहाँ पर फिर कह दिया डायलॉग नहीं करेंगे। फिर मामला कैसे सॉर्ट आउट होगा? ग्रैंड नेशनल डायलॉग कैसे होगा? बिल्कुल ठीक कहा, क्रिमिनल से बात नहीं होगी, चूंकि ये जो क्रिमिनल्स हैं, चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, उनसे कोई बात नहीं होगी। बाकी अगर कोई मुल्की मामलात पे कोई भी तजावीज़ देना चाहती है, कोई संजीदा लोग, पीपल्स पार्टी का एक फेस है, सीनियर है, उनसे बड़ा भुट्टो के साथी हैं वो, इस जैसे लोग हर पार्टी में मौजूद हैं, वो अच्छी तजावीज़ दे सकते हैं। तो उनसे करप्शन केसेस के अलावा मुल्क के हर इशू के ऊपर बात हो सकती है, लेकिन ये जो चोर जो आते ही इसलिए हैं कि उनके केस कैसे खत्म हो जाए, उनसे कोई बात नहीं होगी। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में पीडीएम के साथ बात किन टॉपिक्स पे हो सकती है? क्योंकि अब फिर 19 को जा रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, खुसूसन ये जो फॉरेन फंडिंग केस है वो भी आने वाला है। फिर उसके बाद जो शेड्यूल है वो तो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी 19 का भी मामला खासा अहम होता दिखाई दे रहा है। मामला तो 8 अक्टूबर का भी अहम था मामला, 8 दिसंबर का मामला, 13 का भी बहुत अहम था, जब इन्होंने कहा था आर होगा या पार होगा। मामला 27 दिसंबर का भी इन्होंने बहुत अहम रखा था।
पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। पापा डैडी मौलाना बचाओ मूवमेंट अपने 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 खत्म होने जा रही है, खत्म हो जाओ। अब ये जलसे जुलूस करके अपनी जान बचाओ तहरीक चलाओ, कोरोना फैलाओ, इस तहरीक को चले रहेंगे, ये शोर मचाते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे, ये शोर मचाते रहेंगे, हम ठीक है, ये शोर मचाते रहें, आप काम करते रहेंगे और काम करता दिखाई भी दिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इंप्लीमेंटेशन होती दिखाई दे, जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमने बात की गुफ्तगू की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्या प्रॉब्लम है इस वक्त, फिर सिंध और फिर कराची की खासकर बात की इम्प्लीमेंटेशन का, ये जो बड़ा प्लान 1100 अरब का है वो नज़र कब आएगा। एक ब्रेक लेते हैं, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। भावलपुर की तहसील हासिलपुर में 6 मुसल्लह मुल्ज़मान ने अहलखाना के सामने मुबैना तौर पर लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया, भाई के जिस्म का एक हिस्सा भी काट दिया। हासिलपुर में 6 मुसल्लह अफराद ने जब ये इंतहाई अफसोसनाक इकदाम किया, घर में घुस गए, लड़की से मुबैना ज्यादती की और अब भाई की मदीयत में दर्ज की गई FIR के मुताबिक मुल्ज़िमान ने अहलखाना के सामने बहन से ज्यादती की थी और इसके जिस्म का एक हिस्सा भी काट दिया था। हमारे माशरे में ऐसे बहुत से वाक़यात हमारे रोनुमा हो रहे हैं, बच्चों के साथ ज्यादती की जा रही है, उसके अलावा जो वाक़यात हो रहे हैं, कत्ल के वाक़यात, फिर तशद्दुद के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ गए। मुल्ज़िमान ने बदले की आग में ये घिनौना इक़दाम किया है, ये भी बताया गया है। पुलिस ने पुरानी रंजिश और इज्तिमाई ज़्यादती के वाक़े की तहकीकात भी अब शुरू कर दी हैं और फिर वाक़े का मुकदमा 6 अफराद के खिलाफ दर्ज भी किया गया है, जबकि मुतासर लड़की को मेडिकल और ज़ख्मी नौजवान को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फिर इसके अलावा ये बात इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हमने देखा है कि बहुत से ऐसे केसेस आते हैं रेप के, तो उसके ट्रायल में बहुत से प्रॉब्लम सामने आते हैं। ट्रायल में एक प्रोसीजर है जो कि बड़ा मुश्किल होता है, उसमें एक बेहतरी आई है, उसमें एक बड़ा इकदाम उठाया गया है लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से। लाहौर हाईकोर्ट ने ज्यादती की शिकार खवातीन के तिब्बी मुआयने के लिए मखसूस टेस्ट गैर कानूनी करार दे दिया है। लाहौर हाईकोर्ट की जस्टिस आयशा ए मलिक ने ज्यादती की शिकार खवातीन के मखसूस टेस्ट के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुनाया। हाइमन टेस्ट टू फिंगर टेस्ट है जी, जिसको अब ये बताया गया है फैसले में कि जिनसी ज्यादती के मुकदमात में मुतासरा खातून के तिब्बी जांच के टेस्ट की कोई अब फोरेंसिक अहमियत नहीं रही है और ये टेस्ट खवातीन की इज्जत नफ्स को बल्कि मजरू करते रहे हैं। तिब्बी टेस्ट जो है वो जांच का एक टेस्ट का आइन के से मुतसादिम भी है और अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि पंजाब हुकूमत मुतासरा खवातीन के तिब्बी मुआयने के लिए बैनुल-अक़वामी मयार के प्रोटोकॉल वज़ा करे। फिर दौरान समाअत पंजाब हुकूमत ने तिब्बी जांच का टेस्ट ख़त्म करने का नोटिफिकेशन अदालत में पेश भी कर दिया। अच्छी पेशरफ्त है। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जब ऐसे केसेस अल्लाह ना करे सामने आए, लेकिन जब आते हैं तब क्या होता है कि फिर ट्रायल में बड़ी मुश्किलात होती हैं, तो उसके लिए एक बड़ा इकदाम है। ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त क्या है, फिर ये जो अफसोसनाक भावलपुर में वाक़या पेश आया इस पर भी हमने बात करनी है। फिर इससे जो रिलेटेड बहुत से वाक़यात हमने रिसेंटली देखे हैं वो भी सामने आते हैं। क्यों होता है हमारे माशरे में ऐसा, बदले की आग, तशद्दुद पुरतशद्दुद सोच, बिल्कुल रवादारी ख़त्म हो चुकी है और इस हद तक जाते हैं लोग आगे कि किसी की जान ही ले ली तो उसमें कोई वो मज़ायका नहीं समझते। हमारे साथ इन तमाम जो टॉपिक्स हैं उनके लिए बात करने के लिए मौजूद हैं फरजाना बारी साहिबा, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और उनके साथ हिना हफीजुल्लाह साहिबा, लॉ एक्सपर्ट हैं। उनको हम खुशामदीद कहते हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम सलाम अबू ज़र। थैंक यू जी, आप दोनों का बहुत वक्त दिया आपने और इस मामले पर हमने जो बात करने के लिए आपसे आज वक्त मांगा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जी हमारी सोसाइटी के। ये हिना हफीजुल्लाह साहिबा, सबसे पहले आपसे बात करूंगा मैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बनते जा रहे हैं क्योंकि ये रोज़ाना की बुनियाद पर हमें देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान से कहीं ना कहीं से रिपोर्ट हो रहे हैं। इस टॉपिक में हमने ये देखा है कि भावलपुर का जो वाक़या इज्तिमाई ज़्यादती का, यहाँ से हम शुरू करेंगे बात और फिर हम जाएंगे पूरे पाकिस्तान में कहाँ कहाँ वाक़यात होते रहे हैं और फिर क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। आप बताइएगा क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ऐसे केसेस में, ट्रायल में खुसूसन? कहाँ पहुंच गया है, लेकिन औरतों को तो शुरू से ही स्कोर सेटल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहे। दिस इज नॉट समथिंग न्यू कि औरत एक वीक जेंडर समझ के या अपनी चैटल समझ के मर्द हजरात ने जब भी एक दूसरे से स्कोर सेटल करना होता है औरत का ये इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, और जहां तक रिपोर्टिंग का इंसिडेंट्स बढ़ गए हैं, डेफिनेटली बढ़ गए हैं, लेकिन ये भी एक चीज है कि अब रिपोर्टिंग भी हो रही है और चीज मंजरे आम पे आ रही है। आई एम सॉरी, आपका दूसरा सवाल का अगला हिस्सा क्या था? ये जी अभी हम जो ये केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं इसमें ट्रायल में, क्योंकि आप लॉ एक्सपर्ट हैं, आपने देखा है कि प्रॉब्लम्स क्या आते हैं ट्रायल में खवातीन को खुसूसन और उनकी फैमिली को। अच्छा,
एक तो इशू ये है कि जब भी ये रिपोर्ट होते हैं डिलेज इन एफआईआर, इतनी आसानी से अभी भी इस मुल्क में एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है। सो जब आप डिले करते हैं, अभी एक आ जानी चाहिए मेरे ख्याल से, किसी को इस चीज को चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो कोर्ट्स ही एतराज करती हैं। वो कहती हैं जी देयर इज अ डिले इन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, और वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं प्रोसिक्यूशन के केस को। हालांकि हकीकत ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि रेप के केसेस अब तो रिपोर्ट ही नहीं होते। सारी दुनिया में बहुत ह्यूज अंडर रिपोर्टिंग है, और जब आप चले भी जाएं पुलिस स्टेशन या कहीं रिपोर्ट करने के लिए, तो वो आपको इतने धक्के और रीविक्टिमाइजेशन होती है, और प्रॉम्प्ट एफआईआर्स तो दर्ज ही नहीं होती। तो फिर वो डिले किस तरह एक औरत के केस को क्यों इम्पैक्ट करेगी, लेकिन वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। दूसरी चीज हमारी जो है वो फुकदान है ट्रेनिंग का, अंडरस्टैंडिंग का, और बेसिकली एक्सपोजर का। जो आपके मेडिको लीगल वाले हैं जिनसे आपका टाकरा होता है, जो पुलिस वाले हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है, आपने क्या उनकी ट्रेनिंग की है, क्या एजुकेशन का मेयार है। और सिर्फ पढ़ा देना या सर्टिफिकेट देना या डिग्री देना एजुकेशन का मेयार नहीं होता। आपका दरीचा यहाँ से भी खुला होना चाहिए। आपको रियलाइज करना चाहिए कि इस चीज को किस तरह हैंडल करें। लेकिन चूंकि अनफॉर्चुनेटली वी आर ऑल अ प्रोडक्ट ऑफ आवर अपब्रिंगिंग, हम जिस माहौल में पलते हैं हम उसी की प्रोडक्ट हैं। तो हम जो भी चीज को देखते हैं हम उसी नजरिए, उसी अपने एक्सपीरियंस के तहत देखते हैं। आपके पास अगर कोई औरत आती है तो सबसे पहले आप उसके किरदार पे बात करते हैं। तो बड़ी हिम्मत की बात होती है कि आप पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाएं, उसके बाद आप अदालत का सामना करें, मेडिकल से गुजरें, और वहां जो हशर होता है दैट इज नॉट समथिंग कि जो औरतों को प्रॉम्प्ट करता है कि वो रिड्रेसल करें। बेसिकली सोसाइटी का जो रिएक्शन है और परसेप्शन है, बड़ी जबरदस्त आपने बात की, और यही हमारा प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ परसेप्शन जो सोसाइटी की है रिगार्डिंग वुमेन, और जो आपके जो विक्टिम आता है उसी को विक्टिमाइज कर दिया जाता है। फरजाना बारी साहबा, आपने बात सुनी हिना साहबा की, उन्होंने कहा कि सोसाइटी का जो एक प्रेशर, फिर उसके अलावा सोसाइटी में जो रिस्पॉन्स मिलता है, ये जो पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हो रहा है, आपको इसकी क्या वजह लगती है कि या ये रिपोर्टिंग ज़्यादा है या वाकई वाक़यात में भी इजाफा हो गया है? दोनों बातें हैं, क्योंकि इसमें रिपोर्ट में इजाफा हुआ है, लेकिन आपके जनरली भी हमारे जो तशद्दुद के वाक़यात हैं, शिद्दत पसंदी के वाक़यात हैं, उनमें इजाफा हुआ है। और उस हवाले से आप देखें तो ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो सिनफ़ी जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है, जो सिनफ़ी हवाले से वायलेंस है, सेक्चुअल वायलेंस है, औरतों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, ट्रांसजेंडर के खिलाफ, तो इन सब के अंदर मैं समझती हूँ कि जो इजाफा है उसके पीछे ज़ाहिर है कि ये ओवरनाइट तो ये मिजाज नहीं बना ना। पिछले अगर आप सालों का देखें, जब से पाकिस्तान बना, तो उस वक़्त तो इतनी बुरी सूरत हाल नहीं थी। इवन 60s में भी जब हम लोग एक तरह से कॉलेजेस वगैरह में जा रहे थे, जवान थे, उस वक़्त भी पाकिस्तान की ये सूरत हाल नहीं थी जो आज 2020-21 में हमें नज़र आती है। तो जाहिर है कि कुछ ऐसे मुहर्रकात हैं, कुछ इस तरह से सोशली हमने कुछ ऐसा गलत किया है कि जिसकी वजह से आज हमारे माशरे के अंदर इस तरह के रुझानात हैं। जाहिर है कि ना तो हमने लोगों को तालीम दी है, ना हमने उनकी तरबियत की पिछले 73-74 सालों में। फिर उस पर अगर आप ये देखें कि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जिसमें खास तौर पे हमारी पुलिस और जुडिशरी का जो किरदार रहा है कि जो वायलेंस के, खास तौर पे जो औरतों के हवाले से जो वायलेंस के वाक़यात हैं, उसके अंदर एक कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी एग्जिस्ट करता है। यानी कि जो कन्विक्शन रेट है वो ना होने के बराबर है, लेस देन 3% कन्विक्शन रेट है, उससे भी लोगों को एक आज़ादी मिलती है। दूसरा ये है कि क्योंकि जनरली रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में कमज़ोर हुआ है, रियासत की जो रिट है वो कहीं नज़र नहीं आती है, और लोग जो हैं वो जराइम करते हैं, और फिर वो करप्शन ज्यादा है हमारे, मतलब चाहे वो पुलिस है या जुडिशरी है, ले दे के लोग निकल जाते हैं। तो एक जनरली जो एक ब्रेक डाउन ऑफ लॉ है, जो मतलब एक कानून की अमलदारी है, क्योंकि वो कमजोर हुई है, तो उसकी वजह से एक जंगल का कानून जो है वो एक तरह से बन गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जो एक सोच है वो पाकिस्तान में अब पनप रही है कि जिसके पास जो भी समझता है कि ताकत में
जाहिर है कि ये भी एक मतलब सोच का है कि मिस यूज ऑफ पावर, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना, जिस अभी आपने देखा कि पुलिस ने किस तरह यहाँ पे इस्लामाबाद में जो उसामा के साथ हुआ जी मार दिया। तो उसमें ये है कि फिर जनरली सोसाइटी में जब कोई रूल्स नहीं रहते, जब रिट ऑफ गवर्नमेंट नहीं होती है, स्टेट की रिट खत्म हो जाती है, रूल ऑफ लॉ नहीं होता, तो फिर इस तरह से मिस यूज ऑफ पावर भी लोग करते हैं कि जो भी ताकत में किसी भी हवाले से। फरजाना बारी साहबा, आपके मुताबिक ये तमाम मामला इसलिए ज्यादा बढ़ गया क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या फिर रूल ऑफ लॉ में कमी है? हिना साहबा, आपके मुताबिक क्या वजह है कि वाकई हमारे यहाँ पे जो सजा का कानून है, कानून में जो सजाएं नहीं मिलती हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है या फिर माइट इज राइट है, इसकी वजह से मामला बिगड़ गया है या फिर ओवरऑल हमारी सोसाइटी में आपने जो देखे केसेस इनटॉलरेंस बढ़ गई है? बेसिक आपको वजह दोनों में सजा किसकी नजर आती है? अबूजर, आई थिंक दोनों चीजें हैं। एक तो आई एम अ स्टॉन्च बिलीवर के जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल ठीक। जब आप स्विफ्ट अदल नहीं करते, इंसाफ नहीं देते, फैसले नहीं करते, तो वो फिर फैसला ना इंसाफ नहीं मिलता ना लोगों को। कई कई साल केसेस लटकते हैं और लोग दर बदर होते हैं, तो उसका क्या फायदा होता है? पनिशमेंट अगर आपने किसी चीज को भी देनी, छोटी सी एग्जांपल मैं देती हूँ, आपका बच्चा है, आप उसको ट्रेन कर रहे हो, आप बैठे हुए, मैं अगर इस वक्त बैठी हूँ, मेरा बच्चा आता है, कोई गड़बड़ करता है, अगर मैं उसी वक्त उसको टोक दूंगी, उसी वक्त उसको पनिश कर दूंगी, रेप्रिमांड कर दूंगी, तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा बनिस्बत इसके कि मैं हफ्ते बाद जाके उसको कहूँ फलानी वक्त तुमने ये किया था, ये लो ये आप एक चपेट लगा दो। सो यू नो दैट डजंट वर्क। पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इट हैज टू बी डेटरेंट एंड इट हैज टू बी स्विफ्ट। लेकिन अगर आप उसी वक्त पनिशमेंट नहीं देते या इतना आगे डिले करते हैं, तो लोग तो अंडर ट्रायल रह रहे के कई कई साल इस तरह केसेस लटकते रहते हैं। फिर फायदा क्या होता है? निकल जाते हैं। एक तो पहले एविडेंस कलेक्शन में प्रॉब्लम है, हमारे मेडिको लीगल्स में प्रॉब्लम है, हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो हैं वो एविडेंस नहीं कलेक्ट करते। यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है एविडेंस कलेक्ट करने का या इन्वेस्टिगेशन का कि थाने में बैठ जाओ और उधर पार्टियों को बुला लो, दोनों पार्टीज जो हैं, और वो आके कर दें तो आप जिम्नियां रिकॉर्ड कर दो। या अगर कोई अदालत चला गया तो अदालत में पेशी से पहले आप जिम्नियां सारी पिछली भर लो। सो ये तो इन्वेस्टिगेशन नहीं है ना। इन्वेस्टिगेशन तो ये है कि यू गो टू द स्पॉट, यू टेक एविडेंस, सारा आपने करना है। लेकिन हमारे मैन पावर भी नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है कि हमारे पास ट्रेंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स नहीं है। एक जमाने में आई वाज डूइंग अ डिप्लोमा, आई रजिस्टर्ड फॉर वन एट द पंजाब फोरेंसिक एजेंसी, तो उधर पुलिस वाले भी थे मेरे साथ, इन्वेस्टिगेशन वाले। उन्होंने कहा कि ये कुछ साल पहले की बात है, तो आई डोंट नो व्हाट द सिचुएशन इज नाउ। उन्होंने कहा जी ये हम अपने खर्चे पे कर रहे हैं क्योंकि सरकार हमें पैसे नहीं देती। बिल्कुल ठीक। भाई सरकार क्यों नहीं पैसे दे रही, क्यों नहीं ट्रेन कर रहे? आपके पास एजेंसीज हैं, वो कहते हैं, और जो पंजाब फोरेंसिक साइंस वाले कहते थे कि जी ये पुलिस वाले इस तरह हमें एविडेंस भेजते हैं फोरेंसिक के, कहीं बकुआ हुआ है ना तो वो सारा कुछ ही उठा के भेज देंगे, मेज, कुर्सियां, कालीन, बेसिकली एक दूसरे पर जिम्मेदारी और अपना काम जो है पूरे तरीके से नहीं किया जा रहा। और फिर इसके अलावा जो हमारी सोसाइटी का ओवरऑल रिस्पॉन्स है बड़ा ही परेशान कुन है, अफसोसनाक है, इसमें कोई शक नहीं है। कानून में सज़ा ना मिलना और कानून के अंदर सुकून, और फिर जो ट्रायल है, इन्वेस्टिगेशन है, बहुत वसाइल हैं, इसीलिए ये मामला हमने देखेंगे मजीद बढ़ गए हैं। बहुत शुक्रिया हिना हफीजुल्लाह साहिबा और फरजाना बारी साहब, आप थी। हमने देखा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, सज़ा ना मिलना और फिर जो हमारे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का तरीकाकार है, ट्रायल्स का तरीकाकार है, उसमें जो इस वक्त इतनी ज़्यादा डिलेइंग टैक्टिक इस्तेमाल की जाती हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करना चाहिए, तभी ये मामला बेहतर होंगे। फिर सज़ा मिलना बड़ा ज़रूरी है और उसकी यकीन होना चाहिए कि वाकई अगर किसी पर इल्ज़ाम या मुजरिम साबित हो गया है तो फिर सज़ा मिलेगी, तभी ये मामला बेहतर हो सकते हैं। एक ब्रेक, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। दुनिया में इस वक्त पोलियो वायरस सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मौजूद है। इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी इस हवाले से कैंपेन चलाई गई, ख़त्म हो गया। सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही वो वाहिद दो ममालिक हैं जहाँ पर अभी भी पोलियो केसेस सामने आ रहे हैं। और साल 2020 में भी पाकिस्तान में 83 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। आलमी इदारा सेहत WHO की जानिब से गुज़िश्ता साल 25 अगस्त को अफ्रीकी ममालिक को पोलियो फ्री करार दे दिया गया और साथ ये भी बताया गया कि अब दुनिया में सिर्फ 2 ही मुल्क हैं जिनमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल हैं जहाँ पर अभी भी पोलियो वायरस, अफसोसनाक बात है कि अभी भी मौजूद है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक
मुसलसल 3 साल तक अफ्रीकी ममालिक में पोलियो का कोई केस रिपोर्ट न होने पर इस इलाके को पोलियो फ्री करार दिया गया और अफ्रीका में सिर्फ नाइजीरिया में 3 साल पहले पोलियो का एक केस रिपोर्ट हुआ था, जब ये लिस्ट में 3 ममालिक शामिल थे। पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ 26 साल से मुहिम जारी है, हम बचपन से देख रहे हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान से पोलियो जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी तक भी ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। कमी आई, लेकिन फिर से दोबारा केसेस सामने आ गए। अब तक केसेस पाकिस्तान में जो रिपोर्ट हो रहे हैं उनमें अगर 2020 की बात की जाए तो 83 केसेस रिपोर्ट हुए। वैक्सीन से माखूज 121 केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। पोलियो के हवाले से साल 2019 बदतरीन रहा, जब मुल्क भर में 140 नए केसेस सामने आए थे। ये शरह 2014 के बाद बुलंद तरीन थी और इसी वजह से 2019 को पोलियो के हवाले से पाकिस्तान को बदतरीन भी करार दिया जाता है कि यहाँ पर रिजल्ट बेहतर नहीं आ सके थे। 2014 में पोलियो वायरस के 306 केसेस थे और गुज़िश्ता बरस के मजमूई 140 पोलियो केसेस में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए तो वहाँ पर रिकॉर्ड किए गए पोलियो केसेस की तादाद 92 थी। और फिर अगर हम बात करें 2015 की तो मुल्क में 54, 2016 में 20, 2017 में सबसे कम और सिर्फ 8 केसेस, यानी कि तब बतदरीज जो कमी आ रही थी उसमें हमने बेहतरीन रिजल्ट जब देखे वो 2017 का साल था। फिर 2018 में 12 पोलियो केसेस रिकॉर्ड किए गए और इस तमाम अरसे में पोलियो केसेस की सबसे ज़्यादा शरह सूबा खैबर पख्तूनख्वा में देखी गई। साल 2018 में 12 केसेस, साल 2017 में सिर्फ 8 केसेस रिपोर्ट हुए थे। हुकूमत पाकिस्तान पोलियो वायरस के खिलाफ मुहिम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, चिल्ड्रन फंड, बिल एंड मेलिंडा गेट मतलब बिल गेट्स और मेलिंडा गेट जो हैं उनकी फाउंडेशन के तहत, फिर रोटरी इंटरनेशनल और US सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के ताउन से अभी तक चला रही है। लेकिन अभी तक भी खातिर खा जो कामयाबी होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी है। लेकिन ये कहा जाता है कि पिछले साल से अब बेहतर हालात हैं और जो कोरोना की वजह से उस तरह से नहीं वैक्सीन करवाई गई थी, अब बेहतरी आई है। अगर इस तरह पाकिस्तान और दूसरे गरीब ममालिक में पोलियो वायरस फैलने लगा, जो सूरत हाल नज़र आ रही है, तो उससे पूरी दुनिया में फैलने का इसका एक बार फिर खदशा हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक वायरस है जो कि एक शख्स से दूसरे शख्स तक फैल सकता है। कोरोना वायरस की वबा के दौरान लाहौर पोलियो का गढ़ भी बन चुका है और पाकिस्तान में वायरस मजीद अब फैल रहा है। बैनुल-अक़वामी इदारे ने अब होश उड़ा देने वाली रिपोर्ट भी जारी कर दी है और लाहौर में बताया गया है कि 3 साल से सीवरेज से हासिल किए जाने वाले 100% नमूने मस्बत आए हैं। इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बोर्ड ने लाहौर को पोलियो वायरस का मरकज भी करार दे दिया और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान में पोलियो से पाक इलाकों में भी वायरस दाखिल हो गया है और 60% माहौलियाती नमूनों से वायरस पाया गया है। ये तमाम मामला है, हुकूमत को देखना होगा किस तरह से इसको मैनेज करना है, कैसे कैंपेन चलानी है, जो कन्फ्यूजन है, जो एजम्पशंस हैं लोगों की वो कैसे दूर करनी है और जहाँ जहाँ पर पोलियो अगर नहीं पिलाया जा रहा अपने बच्चों को उनका ख्याल कैसे रखना है, वालिदैन को कैसे श्योरिटी दिलवानी है कि ये पोलियो वायरस आपके बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ना कि उनके हवाले से कोई गलत इसमें चीज़ है। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, और ये इंश्योर करवाना होगा हुकूमत को कि आइंदा आने वाले सालों में कोई बच्चा ऐसा ना हो जो कोई पोलियो वायरस के कतरे ना पी सके। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट हुई है कतर और सऊदी अरब के दरमियान। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और मिस्र ने कतर के साथ ताल्लुकात 3 साल बाद दोबारा बहाल कर लिए हैं। 2017 में आपको याद होगा कि ताल्लुकात में खासी कमी आई थी, बॉर्डर्स एक दूसरे के लिए सील कर दिए गए थे, तजारत ख़त्म कर दी गई थी। अब तजारत और सफारती ताल्लुकात जो हैं वो एक बार फिर बहाल कर दिए गए हैं। सऊदी अरब और कतर के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर आने अब लगे हैं और फ़ज़ाई हदूद खोले जाने के बाद अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी सऊदी अरब भी पहुँच गए। अमीर कतर सऊदी अरब के शहर अल-अला में खलीज ताउन कौंसिल के 41वें सरबराह इजलास में शिरकत के लिए इस शहर पहुँचे हैं और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने उनका शानदार इस्तकबाल भी किया है। और ये अब वाज़ेह है कि हालात कुछ अब बेहतर हो रहे हैं और ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं इनके मामला अब फिर से एक दफ़ा हम देखेंगे कि पॉजिटिव साइड पर जाएंगे। सरबराह इजलास में खित्ते में इस्तेहकाम और मिलकर काम करने के हवाले से मुआहदे पर दस्तखत किए गए, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने ताउन तंजीम के दीगर ममालिक के कतर के साथ ताल्लुकात की बहाली का ऐलान भी किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान आल सऊद का प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहना था कि सऊदी अरब और दीगर इत्तेहादियों के कतर के साथ ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर अब बहाल हो गए हैं और इससे हम ये देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए भी मामला मज़ीद बेहतर भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर गल्फ़ कंट्रीज़ के आपस के ताल्लुकात अच्छे हैं तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पाकिस्तान से भी जुड़ा होता है, पाकिस्तान में भी इसका इफेक्ट जो है पड़ता है। ताल्लुकात की बहाली में कुवैत ने यह बताया जा रहा है कि अहम किरदार अदा किया है। चलिए, अच्छी डेवलपमेंट है, ऐसी होना चाहिए। उम्मत मुस्लिमा को एक पेज पर होना चाहिए, ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। इसी अच्छे ताल्लुकात की नोट पर आज के प्रोग्राम का हमारा वक्त खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।